गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं डेरिवेटिव्स पर। सबसे पहले तो ये समझते हैं आखिर ये डेरिवेटिव्स होता क्या है, ये हम किस मार्केट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम दोस्तों शेयर मार्केट, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अब शेयर मार्केट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राइट। शेयर मार्केट से आप क्या समझते हैं? वह जगह जहां पर शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, राइट। क्या लगता है आपको, दिन भर में, एक दिन में कितना टर्नओवर हो जाता होगा शेयर मार्केट में? 2000 5000 करोड़ कितना हो जाता होगा टर्नओवर शेयर मार्केट में? आपका अंदाजा कितना? 10,000 करोड़? 3,000 करोड़? बोलो, अंदाजा होगा ना। आप में से काफी सारे लोग करते होंगे ट्रेडिंग, या कुछ आइडिया तो होगा। 1,00,000 करोड़ डेली का टर्नओवर कितना होता है? 1,00,000 करोड़ का डेली का टर्नओवर होता है स्टॉक मार्केट में। और ये जो 1,00,000 करोड़ का टर्नओवर होता है ना, उसमें से 1,00,000 करोड़ के टर्नओवर में से 70% टर्नओवर यानी कितना, 70,000 करोड़ का टर्नओवर आपको पता है किस में होता है? डेरिवेटिव्स में होता है, राइट। यानी जिसे आज तक आप शेयर मार्केट समझते हैं ना, कि शेयर खरीदा मैंने रिलायंस का, मैंने टीसीएस का शेयर खरीदा और बेचा, वो सिर्फ 30% ऑफ द शेयर मार्केट है। जो 70% ऑफ द शेयर मार्केट है वो क्या है? वो है डेरिवेटिव्स, राइट। FIIs, म्यूचुअल फंड्स, राइट, ये लोग इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा ट्रेड करते हैं। जितनी सारी वर्ल्ड में पोजीशंस होती है उसमें शेयर्स में कम पोजीशन होती है और डेरिवेटिव्स में पोजीशंस ज्यादा होती है। तो जब ये मार्केट में FIIs ट्रेड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ट्रेड कर रहे हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कुछ खास बात तो होगी। क्यों वो शेयर छोड़कर किस में ट्रेड कर रहे हैं? डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, इसमें कुछ खास बात तो होगी। वॉरेन बफे ने कहा है, डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। डेरिवेटिव्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसे नेगेटिवली देखा जाए तो यस, दस आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन अगर इसे पॉजिटिवली देखा जाए सो दिस आर वेपन्स ऑफ मास वेल्थ क्रिएशन। यानी अगर आपको तेजी से पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट में एक ही रास्ता बचता है, वो कौन सा है? डेरिवेटिव। शेयर खरीदना बेचना नहीं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना आपको ज्यादा तेजी से वेल्थ एक्यूमुलेट करवाता है। लेकिन आप जानते हैं कि वो चीजें जो ज्यादा तेजी से आपको ऊपर ले जा सकती है, वो उतनी ही तेजी से आपको नीचे भी लेकर आ सकती है। इसलिए वॉरेन बफे का कहना था, सर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और उनकी कहावत सही भी हो गई थी 2008, 2009, 2010 के रिसेशन में। 2008-9-10 में जो रिसेशन आया था, उसके पीछे एक फैक्टर जो काम कर रहा था वो था डेरिवेटिव्स। क्योंकि काफी सारी ऐसी पोजीशंस डेरिवेटिव्स में ले ली गई थी जो कि इंस्टीट्यूशन संभाल नहीं पाए थे और उन पर उन्हें हैवी लॉसेस हुए थे, राइट। तो अगर आप इन्हें सलीके से यूज करें, सही तरीके से यूज करें, तो ये आपको तेजी से ऊपर पहुंचा सकते हैं। और आपने इसमें अगर मिस्टेक कर दी तो फिर ये आपको उतनी ही तेजी से नीचे भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि FIIs है, म्यूचुअल फंड्स है, दे हैव गॉट गट्स टू प्ले इन द स्टॉक मार्केट, वो लोग किस में ट्रेड करते हैं? डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, राइट। ये डेरिवेटिव्स आखिर होता क्या है? आपने कभी डेरिवेटिव्स वर्ड ऐसा सुना होगा? मेरे अलावा डेरिवेटिव्स नहीं सुना। वायदा कारोबार आपने कभी सुना है? वायदा कारोबार, वायदा कारोबार, राइट, है ना। ये जो वायदा कारोबार होता है ना, लगभग वही क्या होता है? डेरिवेटिव्स मार्केट होता है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? वायदा कारोबार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। इसे बहुत सिंसियरली लेना। पूरे FM में जो सबसे कठिन चैप्टर है वो डेरिवेटिव्स ही है। और इसमें जो आज मैं समझाऊंगा वो कल काम में आएगा, जो कल मैं समझाऊंगा वो परसों काम में आएगा। विच मीन्स कि अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो फिर ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी होगी। चलिए ओके, आते दोस्तों डेरिवेटिव चैप्टर पर। डेरिवेटिव चैप्टर लगभग एग्जाम में 15 से 20 मार्क का पूछा जाता है। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि डेरिवेटिव्स आखिर होते क्या हैं। डेरिवेटिव्स इससे पहले कि हम डेरिवेटिव समझें, हम ये समझेंगे कि डेरिवेटिव्स कितने तरह के होते हैं। डेरिवेटिव्स 3 तरह के होते हैं। फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड
ऑप्शंस। तीन तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर फॉरवर्ड क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स इसके अलावा भी तरह के होते हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें इन तीन ही तरह के डेरिवेटिव्स कवर्ड है, इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि तीन ही तरह के डेरिवेटिव्स हैं, राइट। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर फॉरवर्ड क्या होता होगा। तो दोस्तों हुआ यूं कि आपने 2016-17 में अटेम्प्ट दिया और 2016-17 में आप बन गए सीए। सीए बनने के बाद आपकी बेहतरीन जॉब लग गई। आपने कहा अब जब जॉब लगी गई है, पैसा तो धीरे धीरे आएगा, 5-6 लाख हर साल, क्यों ना मैं लाइफ अभी से एंजॉय करना शुरू करूं। आप गए मर्सिडीज के शोरूम पर और मर्सिडीज के शोरूम पर जाकर आपने एक मर्सिडीज खरीदने की सोची। आपने वहां पर जाकर पूछा मर्सिडीज कितने की, मर्सिडीज भाई कितने की, 25 लाख रुपए की मर्सिडीज कार। आपने कहा कोई बात नहीं, लाइफ में आए हैं तो ऐश करके ही जाना है, 25 लाख रुपए की मर्सिडीज खरीद। आपने कहा क्यों ना मैं एक दिमाग लगाऊं। मेरा एक दोस्त इंजीनियरिंग वाला, वो भी अमेरिका में है, उसको मैं फोन करता हूँ। उसको आपने फोन किया और उससे पूछा भाई उधर मर्सिडीज का कैसा क्या रेट चल रहा है। उसने बोला मर्सिडीज यहाँ पर आ रही है $30,000 की। कितने की? $30,000 की। आपने कहा इंडिया में तो कितने की आ रही है? 25 लाख की। और अमेरिका में कितने की? $30,000 की आ रही है मर्सिडीज। आपने फटाफट क्या किया, आपने कैलकुलेटर उठाया और आपने एक चीज देखी, बोलो क्या? एक्सचेंज रेट। आपने कहा कि एक्सचेंज रेट से क्यों ना मल्टीप्लाई करके लेट्स कन्वर्ट इट इनटू इंडियन करेंसी। आपने देखा लेट्स से $1 इज इक्वल टू चल रहा था 70। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग राउंड नंबर 70। तो आपने कहा $30,000 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू कितना? 21 लैक्स। 21 लाख रुपए की आपको मर्सिडीज कहां से पड़ रही थी? फॉरेन से अगर आप मंगवाओ तो कितने की? 21 लाख रुपए की मर्सिडीज। आपने कहा इंडिया में खरीदूंगा तो कितने? 25 लाख रुपए लग रहे हैं। आपने कहा क्यों ना मैं मर्सिडीज मेरे फ्रेंड को बोल दूं, वो वहां से ऑर्डर कर दे, मैं पेमेंट उसे भिजवा दूं। आपका दोस्त गया वहां पर फॉरेन के मर्सिडीज कार डीलर के पास और उसने वहां पर मर्सिडीज कार बुक करवाने की बात करी। उन्होंने कहा ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, हम आपको मर्सिडीज कार सेल आउट कर सकते हैं, $30,000 इज द प्राइस। और तभी आपको एक बात और बताई गई, मर्सिडीज का डीलर आप पर मेहरबान, आपको पेमेंट आज देने की जरूरत ही नहीं है, यू हैव टू पे आफ्टर 3 मंथ्स। आपको कितने? 3 महीने बाद भी अगर आप हमें पेमेंट कर देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। सुनते से ही हमें खुशी हुई और अगले पल माथे पर चिंता की लकीरें थी। बोलो क्या चिंता आपको सताने लगा? एक्सचेंज रेट। अगर 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 3 महीने बाद ही एक्सचेंज रेट 80, 90 कुछ भी हो तो सकता है, 80 या 90 हो जाएगी, तो वो जो मर्सिडीज अभी आपको फॉरेन से सस्ती लग रही है वो आपको महंगी पड़ने लग जाएगी। लेट्स से एक्सचेंज रेट बिकम्स 90, $1 इज इक्वल टू 90, तो $30,000 मल्टीप्लाई बाय 90 गिव्स यू कितना? 27 लाख, राइट। इन्हें आपको ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर से कार सस्ते में खरीद रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली वो कार आपको महंगी पड़ जाएगी। हाँ जी, तो अब आप क्या कर सकते हैं? आज ही कर दो पेमेंट, और क्या, आज ही कर दो पेमेंट। पर आपने कहा नहीं यार, फिर वो जो 3 महीने की क्रेडिट दे रहे हैं उसे तो मैं अवेल ही नहीं कर रहा हूं, उसका तो मैं फायदा ही नहीं उठा रहा हूं, राइट। आप समझ रहे हैं सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप मर्सिडीज बेंज खरीदना तो चाह रहे हैं फॉरेन से $30,000 की। आपने आज एक्सचेंज रेट भी पता कर लिया एंड यू फाउंड $1 इज इक्वल टू ₹70 आज। लेकिन एक चिंता आपको सता रही, बोलो क्या? कि आज से 3 महीने बाद जब पेमेंट डेट आएगी, हो सकता है, क्या हो सकता है कि $1 इज इक्वल टू 80 हो जाए, $1 इज इक्वल टू 90 हो जाए। हाँ, माना ये हमारे फेवर में भी हो सकता है, लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, कहीं हमारे खिलाफ ना चल जाए। बोलो तो अब क्या करेंगे आप? आपके पास एक ऑप्शन तो क्या है कि एक काम करो, पेमेंट कब कर दो? आज ही पेमेंट कर दो, टेंशन नहीं, राइट। $30,000 कहीं से लेकर आओ और $30,000 का पेमेंट आज के आज कर दो। एक बैंक के आपको लोन भी देने को तैयार है, नॉट अ प्रॉब्लम। बैंक ने कहा ठीक है, आपकी जब मर्जी हो तब लोन ले लेना। आपने कहा 1 मिनट, अब तो और डबल नुकसान हो रहा है कि एक तो पेमेंट में 3 महीने पहले कर रहा हूं, ऊपर से उधार के पैसे से 3 महीने का मेरा ब्याज और लग जाएगा।
आपने कहा एक काम करते हैं, प्रवीण सर के पास चलते हैं। प्रवीण सर के पास जाते हैं और उनसे एक वादा करके आते हैं। क्या वादा? सर हमें कितने डॉलर की जरूरत है? हमें $30,000 की जरूरत है। अच्छा, आपको पता था प्रवीण सर अमेरिका होकर आए, इनके पास डॉलर होंगे ही से। $30,000 की जरूरत है, पर ये $30,000 हमें आज नहीं चाहिए। ये $30,000 हमें कब चाहिए? 3 महीने बाद। मैंने कहा ठीक है, फिर 3 महीने बाद आ जाना, तब ले जाना। आपने कहा नहीं सर, 3 महीने बाद तो एक्सचेंज रेट कुछ भी हो सकती है। हो सकता है $1 इज इक्वल टू ₹90 हो जाए, तो फिर तब आप अपना हर एक एक डॉलर देने के लिए हमसे कितने रुपए लेंगे बदले में? ₹90। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा डर है तो आज ले जाओ $1। आज तो कितना ही रेट चल रहा है? 70। ये लो मेरी तरफ से $1, आप दो मुझे ₹70, अपन ऐसा ट्रेड कर लेते हैं। आपने कहा नहीं सर, प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमें पेमेंट कब करना है? 3 महीने बाद। और हम चाहते भी हैं कि हम पेमेंट कब करें? 3 महीने बाद। बट रिस्क हमें ये लग रही है कि कहीं एक्सचेंज रेट्स उस दौरान बढ़ ना जाए। तो सर हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या वादा? आपने कहा सर हम आएंगे और डॉलर लेकर जाएंगे, हम आएंगे और डॉलर लेकर जाएंगे, लेकिन किस रेट पर लेकर जाएंगे वो हम तय आज करके जाएंगे। यानी हम आएंगे, 3 महीने बाद हम डॉलर लेकर जाएंगे, लेकिन किस रेट पर लेकर जाएंगे वो रेट हम आज तय करके जाएंगे। मैंने कहा मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूंगा? तो आपने कहा सर इतने आसानी से मानने वाले नहीं। आपने फिर मुझे थोड़ा सा डराया धमकाया। आपने कहा कि सर ऐसी न्यूज आई है मार्केट में कि $1 इज इक्वल टू जो आज 70 चल रहा है ना, वो 65, वो 60 हो जाएगा। अब आप देख लो, आपकी मर्जी है, तो आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और हम तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है $1 इज इक्वल टू 70 में। यानी आज से 3 महीने बाद रेट चाहो गिर जाए, 65 हो जाए, 60 हो जाए, चाहे 50 हो जाए, हम आएंगे ₹70 देकर आपसे $1 लेकर जाएंगे। अच्छा, आपको मुझे डराना जरूरी था? नहीं तो मैं बोलता कि जब डॉलर बढ़ने ही वाला है तो फिर मैं आपसे वादा ही क्यों करूंगा, राइट? नहीं, मुझे क्या लग रहा है कि कहीं डॉलर गिर ना जाए, मतलब रुपया कहीं नीचे ना आ जाए, 65 60 ना आ जाए। और आपको क्या डर सता रहा है कि कहीं ये ऊपर ना चल जाए, लेकिन आपने अपना डर मेरे सामने बयां नहीं किया। नहीं तो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। मैंने कहा हाँ यार, ये बात तो है। ये $30,000 अगर मैं आपको आज वादा कर लेता हूं तो मुझे कितने 21 लाख रुपए मिलेंगे। अगर ये गलती से भी गिरकर 50 हो जाए तो मुझे तो सिर्फ $30,000 मल्टीप्लाई बाय 50 सिर्फ कितने मिलेंगे? 15 लाख रुपए मिलेंगे। 6 लाख का मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा लाओ फटाफट कागज, अपन ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, राइट? ये जो एग्रीमेंट दोस्तों आपके और मेरे बीच हुआ है, इसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड कहते हैं, राइट? फॉरवर्ड की अगर मैं आपको डेफिनेशन बोलना चाहूं तो फॉरवर्ड इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, इज अ customized contract under which one party agrees to buy, you agreed to buy, and the other party agrees to sell a specified asset. In our case the asset is dollar, we are trading in dollars. A specified asset on some future date, बट एट प्राइसेस एग्रीड अपॉन टुडे, जो भाव कब तय हो जाए आज हो जाए। फिर से बोल रहा हूं, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट अंडर व्हिच वन पार्टी एग्रीज टू बाय and the other party agrees to sell a specified asset on a specified future date but at prices agreed upon today. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों क्या कहलाता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी आगे का अनुबंध एग्जीक्यूट कब होगा? आगे, लेकिन तय कब हो गया? आज। प्राइस कब तय हो गए? आज, राइट? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, राइट? इसकी दोस्तों हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे। लिखें आप इसकी डेफिनेशन। A forward contract is a forward contract is a customized contract. A forward contract is a customized contract under which one party agrees to buy. Under which one party agrees to buy and the other party agrees to sell. And the other party agrees to sell a specified asset, a specified asset on some specified future date, on some specified future date, on some specified future date,
but at prices agreed upon today, but at prices agreed upon today, but at prices agreed upon today. वादे इरादे दोस्तों कब हो जाते हैं? आज, लेकिन इनका क्रियान्वयन, इनका एग्जीक्यूशन कब होता है? ऑन सम स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, राइट? इसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, राइट? ओके, लेट अस से आज से 3 महीने बाद $1 इज इक्वल टू हो गया ₹75। $1 इज इक्वल टू कितना हो गया? ₹75। दोस्तों आपका फायदा हुआ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके, आपका नुकसान हुआ? आपका फायदा हुआ, क्योंकि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो आपको अपनी जेब से कितने रुपए देने पड़ते? 75 रुपए देने पड़ते क्या हर एक डॉलर खरीदने के लिए। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट आपने कर रखा है दोस्तों, 3 महीने बाद क्या होगा? आप आएंगे और एग्रीमेंट का मुझे वास्ता देंगे, सर ये देखिए आपके हस्ताक्षर, इस एग्रीमेंट में आपने साइन किया था, एंड यू एग्रीड टू सेल डॉलर फॉर कितने रुपए? फॉर ₹70, एंड आई विल बी बाउंड, क्योंकि एक मेरे साथ, क्योंकि आप आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट हो गया है। बोलो यस। अगर $1 इज इक्वल टू 75 की बजाय 80 हो जाए तो आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो भी फायदा हुआ, राइट? यानी हर वो प्राइस जो कितने से ऊपर हो, 70 से ऊपर हो, हर हाल में आपका फायदा हुआ है। आप आएंगे मेरे पास और वो एग्रीमेंट लेकर आएंगे, आप बोलेंगे कि सर ये एग्रीमेंट के तहत हमें ₹70 देकर $1 खरीदने का अधिकार प्राप्त हुआ है। लेट अस से कि $1 इज इक्वल टू हो गया 90। लेट अस से $1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 हो गया, राइट? यानी आपने वो चीज जो ₹90 की है वो आप सिर्फ कितने रुपए में खरीद लेंगे? ₹70 में। यानी आपका कितने रुपए का फायदा? ₹20 पर डॉलर मल्टीप्लाई में आपने तो कितने डॉलर का वादा किया? $30,000 का वादा किया था। यानी कुल कितने लाख रुपए का फायदा? 6 लाख रुपए का फायदा, राइट? ओके, केस नंबर 2, अगर लेट अस से 70 की बजाय हो जाए 60, तो दोस्तों आप मेरे घर आएंगे, मैं आपके घर आऊंगा, राइट? मैं आपके घर आऊंगा, मैं बोलूंगा देखो एग्रीमेंट, इस पे आपने साइन करी थी बच्चों, आपने क्या बोला था? $1, $1 खरीदेंगे कितने रुपए में? ₹70 में। आज $1 कितने का हो गया? 60। तो भी मैं तो आपको कितने में बेचूंगा? $1 इज इक्वल टू 70। मैंने कहा सर कौन सा एग्रीमेंट, हम अंडर 18 है, हमारी साइन वैलिड नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, CA-CBD। तो दोस्तों पता है क्या होगा? अगर $1 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा तो आपका नुकसान है और मेरा फायदा है, और अगर 70 से ऊपर हो गया तो मेरा नुकसान है और आपका फायदा है। यानी पक्का इसमें पता है क्या होना है कि एक न एक पार्टी का तो नुकसान होगा ही होगा और दूसरी पार्टी का फायदा होगा। और इनफैक्ट जितना दूसरी पार्टी का फायदा होगा ना, उतना ही पहली पार्टी का नुकसान होगा। तो ऐसे में एक रिस्क का एलिमेंट आ जाता है कि $1 इज इक्वल टू 75 हो गया। आपने कहा वाह चलो 3 महीने बाद हमें सिर्फ कितने रुपए देकर डॉलर खरीदने को मिल रहा है? ₹70। जबकि डॉलर आपने देखा इंटरनेट पे, अरे ये तो कितने में चल रहा है? 75। आपने अपनी बाइक उठाई, आप मेरे घर आए, घर पर ताला था, मैं वहां पर नहीं था। आपने मुझे फोन लगाया, ये नंबर सेवा में मौजूद नहीं है। आपने कहा अरे आप क्या करेंगे? हमें तो $30,000 का पेमेंट करना है, सर से हमने वादा किया था। थोड़े समय बाद मैं आया, मैंने कहा कौन सा एग्रीमेंट? मैं कुछ नहीं जानता। कौन सी? ये मेरी साइन ही नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। दोस्तों ऐसे केस में एक रिस्क है कि आपने एग्रीमेंट तो कर लिया, कमाई भी दिख रही एग्रीमेंट, लेकिन सामने वाला उसे एग्जीक्यूट करने को ही तैयार नहीं है। अब ऐसे केस में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, कोर्ट। कोर्ट, कोर्ट ऑफ लॉ, राइट? कि आप जाएं कोर्ट में, ऐसा एग्रीमेंट उन्हें बताएं कि देखो ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, ये इनके साइन है, आप केस करें। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं भारतीय कोर्ट तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, दोस्तों आपको 4-5 साल लग जाएंगे इस केस को जीतने में। और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत भी गए तो कोई बात नहीं, चलो हाई कोर्ट, राइट? यानी 10 से 15 साल बीत जाएंगे इस एग्रीमेंट में। अगर आप जीत भी रहे हैं तो उसे एग्जीक्यूट करने में, मनवाने में। इसीलिए मार्केट में एक और चीज लाई गई विच इज कॉल्ड एज फ्यूचर्स। फ्यूचर्स जो होते हैं ना, उसमें रिस्क नहीं होती कि दूसरी पार्टी डिफॉल्ट कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सचेंज पर। कहां होते हैं? एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज पर। कहां पर होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पर जब दोस्तों फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वहां पर कौन गारंटी लेता है, कौन जवाबदारी लेता है?
स्टॉक एक्सचेंज खुद जवाबदारी लेता है कि अगर एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो हम हैं बैठे पैसा देने को, और दूसरी पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो भी हम हैं पैसा देने को बैठे हुए। विच मींस दोस्तों, अगर मैं डिफॉल्ट भी कर दूं तो क्या आप पर कोई रिस्क आएगी? नहीं। वो मुद्दा किसके बीच में रहेगा? मेरे और एक्सचेंज के बीच में। एक्सचेंज तो आपको प्रोटेक्ट करेगा और वो आपको पैसा पूरा पूरा देकर रहेगा। बोलो यस। यानी फ्यूचर्स कुछ भी नहीं है, फ्यूचर्स फॉरवर्ड ही है, बस जगह बदल गई है। फॉरवर्ड में दोस्तों आपने और मैंने किया था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फ्यूचर्स में आपके और मेरे बीच कौन आ गया? एक्सचेंज, जो कि इस बात की गारंटी दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा हुआ है ऐसा एग्जीक्यूट होकर रहेगा। एंड वन पार्टी डिफॉल्ट्स वी आर देयर। एक्सचेंज जो है वो आपका वादा पूरा करेगा, राइट। यानी क्या मैं सरल शब्दों में बोल सकता हूं, फ्यूचर्स आर exchange traded forward contracts। futures are exchange traded forward contracts। यानी वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो किधर जाकर ट्रेड हो जाए, एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड हो जाए, वो क्या कहलाता है? फ्यूचर कहलाता। या फिर मैं अगर इसकी इंडिपेंडेंट डेफिनेशन बोलना चाहूं भी, तो मैंने किस पर डिपेंड कर दिया इसको? फॉरवर्ड पर। अगर मैं इसकी इंडिपेंडेंट डेफिनेशन बोलना चाहूं तो इसकी इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप फर्क कर पा रहे हैं? फॉरवर्ड में क्या था? कस्टमाइज। फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज क्यों दोस्तों? क्योंकि कहां जाकर हो रहा है? एक्सचेंज पर। तो वहां किसकी चलेगी? ना आपकी ना मेरी, किसकी चलेगी? एक्सचेंज। एक्सचेंज जो स्टैंडर्ड तय करेगा उस पर ही हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। वो क्या स्टैंडर्ड है वो आगे पढ़ेंगे। सो फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट अंडर व्हिच अगेन वन पार्टी एग्रीज टू बाय एंड द अदर पार्टी एग्रीज टू सेल अ स्पेसिफाइड एसेट ऑन सम स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट प्राइसेस एग्रीड अपॉन टुडे। इज दैट क्लियर? राइट, ओके। चलिए दोस्तों हम फ्यूचर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। Futures की definition: a future is a standardized contract. A futures is a standardized contract under which one party agrees to buy. A futures is a standardized contract under which one party agrees to buy and the other party agrees to sell. And the other party agrees to sell a specified asset on some specified future date at prices agreed upon today. Full stop. In other words, futures are exchange traded forward contracts. दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है ना, अनुबंध ही चल रहा है ना, राइट। इसे कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, इसे एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, और आप इसे सिंपल फॉरवर्ड भी बोलेंगे ना कि आई हैव एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड। मत लगाओ आगे एग्रीमेंट मत लगाओ, ऐसा मत बोलो कि आई हैव एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड एग्रीमेंट, आई हैव एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपली से आई हैव एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड, तो इट इंप्लाइज कि आपने क्या कर लिया? एक भविष्य का आपने आगे का वादा कर लिया, राइट, ओके। अभी आपके मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं कि आखिर एक्सचेंज ऐसा क्यों करेगा, इन सो राइट, है ना। उनको अपन एड्रेस करेंगे। ऐसा किसी न किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक्सचेंज आखिर गारंटी क्यों लेगा, राइट। वो आगे की बात है अभी के लिए, है ना, ओके। लड़े से आपने मुझसे आकर वादा करने की कि क्यों ना सर से हम $1 खरीदें, कितने रुपए में? 70 रुपए में। तभी आपको किसी ने कहा भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मत करना। आपने पूछा भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करना? उसने बोला भाई तू सिर्फ इतना सोच रहा है कि ₹70 से ऊपर चल जाएगा, 72 चल जाएगा, 85 चल जाएगा, 80 चल जाएगा, 90 चल जाएगा, तो तुझे कितने में खरीदने को मिलेगा? 70 रुपए। भाई सिक्के का दूसरा पहलू सोच, कल को अगर एक्सचेंज रेट $1 हो गई तो भी तो मजबूर होगा, तुझे कितने में खरीदना ही पड़ेगा? $1, 70 रुपए में खरीदना ही पड़ेगा। फिर चाहे 50 रुपए हो जाए, चाहे कुछ भी रुपए हो जाए 70 के नीचे,
तब भी कितने रुपए देने पड़ेंगे? 70 रुपए देने पड़ेंगे। यानी भाई यहाँ पर एक रेट लॉक हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा तब तो तेरा फायदा है कि तुझे 75 रुपीज के वर्थ का डॉलर कितने में खरीदने को मिलेगा? 70। लेकिन अगर ये नीचे चला गया ना 60, तो भी तुझे कितने में ही खरीदना पड़ेगा? 70। 50 भी गया तो कितने में खरीदना ही पड़ेगा? 70। आप आए और आपने मुझसे कहा कि सर हमें 3 महीने बाद $30,000 की जरूरत है। वो $30,000 हम 3 महीने बाद कितने में खरीदेंगे वो हम कब तय करना चाह रहे? आज तय करना चाह रहे। मैंने कहा बोलो प्राइस क्या तय करना चाह रहे? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, प्राइस तो जो आज चल रही वो अपन रेट लॉक कर देते, क्योंकि डॉलर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। मैंने कहा नॉट अ प्रॉब्लम, लेट्स एग्री फॉर $1 इक्वल टू ₹70। $1 इज इक्वल टू ₹70 में हम एग्री करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ये लो करो साइन कि आप $1 खरीदेंगे कितने में? 70 रुपए में। साइन करने के लिए आपने पेन पकड़ा और आपने 2 मिनट के लिए रोका पेन और आपने कहा सर 1 मिनट, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम वादा तो कर रहे हैं कि हम हर $1 कितने रुपए में खरीदेंगे? 70 रुपए में खरीदेंगे। लेकिन 1 मिनट, आज से 3 महीने बाद हमारी मर्जी होगी ना? क्या बोल रहे हो? हमारी मर्जी होगी तो हम 70 रुपए में खरीदेंगे, नहीं मर्जी होगी तो हम एग्रीमेंट छोड़ देंगे। ऐसा हमें इसमें प्रावधान चाहिए, ऐसा हमें इसमें क्लॉज चाहिए। यानी आप पता है क्या चाह रहे हो कि मेरी मर्जी हो, मैं कितने पर एग्री कर रहा हूं? 70 रुपए पर एग्री कर रहा हूं, लेकिन मेरी मर्जी आएगी तो मैं डॉलर खरीदूंगा 70 में, और मेरी मर्जी नहीं करेगी तो फिर मैं नहीं करूंगा। मुझे पता है आपकी मर्जी कब करेगी, आपकी मर्जी कब नहीं करेगी। अगर ये $1 इज इक्वल टू 70 से ऊपर चलेगा ना, आज 75 चलेगा, 80 चलेगा, 90 चलेगा, आपकी 70 में खरीदने की मर्जी करेगी। और आप आओगे मुझे इस एग्रीमेंट का वास्ता दोगे, सर देखो एग्रीमेंट में क्या लिखा था, 70 रुपए में खरीदने का अधिकार। लेकिन जैसे ही 70 से एक भी रुपया नीचे चला गया, मान लो कि 55 हो गया, मान लो कितना हो गया? 55। आप बोलेंगे 1 मिनट, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्यों डॉलर खरीदूंगा? कॉन्ट्रैक्ट के तहत हर एक $1 खरीदने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 70 रुपए। उसकी बजाय मैं इस एग्रीमेंट को स्क्रैप करूं, मेरे लिए इस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं। मैं तो जाऊंगा बाजार, मार्केट जाऊंगा और वहां से 55 रुपए $1 लेकर आ जाऊंगा। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच हुआ है जिसमें आपकी मर्जी चल रही है, तो दोस्तों उस कॉन्ट्रैक्ट को पता है क्या कहते हैं? ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, अंडर विच यू हैव एन ऑप्शन, अंडर विच यू हैव एन ऑप्शन whether you want to execute the agreement or not। आपकी मर्जी है तो आप एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर लेना, आपकी मर्जी ना करे तो आप इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट मत करना। ऐसा एग्रीमेंट आपके मेरे बीच हुआ है जिसके तहत आपके पास ऑप्शन है कि आपकी मर्जी हो तो उस दिन आना, जो एग्रीड रेट है उस पर डॉलर लेकर जाना, नहीं हो तो मत लेकर जाना। ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाता है? ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ऑप्शंस एग्रीमेंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, मैं सर ऐसा क्यों करेंगे एंड सो ऑन, राइट? ओके, अभी के लिए दोस्तों हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऑप्शंस, एक मिनट, वन ऑफ दी की बजाय डायरेक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज लिखो। ऑप्शन बायर का, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत खरीदार को ऑप्शन रहेगा कि उसकी मर्जी आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर ले, उसकी मर्जी करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ना करे, राइट? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप राजी खुशी एग्री कर जाएंगे या नहीं? आप यस, बहुत ही बढ़िया। इससे बात ही क्या, यानी दोनों ही लड्डू दोस्तों किसके हाथ में? आपके हाथ में।
अगर रेट 70 से ऊपर जाता है तो आपका फायदा होगा, आप एग्जीक्यूट करेंगे। 70 से नीचे जाता है तो आप इसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और बाजार से खरीद कर ले करेंगे सस्ते में डॉलर। बोलो यस। क्या आपको पता है मैं ऐसे एग्रीमेंट में क्यों एंटर करूंगा, मेरा क्या फायदा है? बोलो यार, मैं ऐसे एग्रीमेंट में क्यों एंटर करूंगा, मैं क्यों आपको आपकी मर्जी चलाने दूंगा? दोस्तों बोलो, उसके लिए आपको मुझे अभी कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा इन दी फॉर्म ऑफ अ प्रीमियम, इन दी फॉर्म ऑफ अ प्रीमियम। यानी आज फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना पड़ेगा, जेब में से 2 रुपए निकालने पड़ेंगे और मुझे देने पड़ेंगे। सर ये रखो, ऐसा मत समझना कुछ भी अलग, सर ये रखो हमारी तरफ से 2 रुपए और अब आप इस एग्रीमेंट में साइन कर दो। मैं वो 2 रुपए का सिक्का देखकर खुश हो जाऊंगा कि अरे वाह मुझे कितने रुपए मिल गए, 2 रुपए मिल गए। और भगवान से पता है मैं क्या दुआ करूंगा, मैं दुआ सलामत रहने के लिए मैं दुआ कर मैं ये दुआ करूंगा कि हे भगवान, हे भगवान, डॉलर का रेट किससे, डॉलर का रेट किससे नीचे रहे तो मेरा फायदा ही फायदा है। 70 से नीचे रहे, मैं तो कहता हूं 69 रहे, 68 रहे, उसके नीचे चाहे जो रहे, बच्चे लोग आएंगे ही नहीं मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने। और ये 2 रुपए किसकी जेब में, मेरी जेब में, मेरा फायदा। लेकिन हाँ, अगर 70 से ऊपर जाने लगा रेट, फॉर एग्जाम्पल कितना हो गया, 75 हो गया, तो फिर दोस्तों आप आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करके जाएंगे। कितने रुपए का आपका फायदा आएगा, ग्रॉस फायदा कितने रुपए का, 5 रुपए का। लेकिन कितने रुपए आप मुझे दे चुके थे, 2 रुपए की प्रीमियम, फिर भी नेट फायदा आपका कितने रुपए का रहेगा, 3 रुपए का रहेगा। यानी आप समझ रहे हैं, आपका फायदा भी हो सकता है और आपका नुकसान भी हो सकता है। अगर 70 से नीचे कुछ रेट रह गया, मान लो 65 रह गया, 60 रह गया, कोई मतलब नहीं, आपके वो जो 2 रुपए आपने मुझे प्रीमियम दी थी वो आपकी डूब गई, राइट। तो यहां पर मैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा, क्योंकि मुझे आप लोग, मैं आपको अधिकार दे रहा हूं, मैं आपको हक दे रहा हूं कि आपकी मर्जी चलाना 3 महीने बाद, लेकिन वो मर्जी चलाने के लिए आपको मुझे कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, राइट। तो वो प्रीमियम का पेमेंट आप मुझे कर देंगे, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर एग्री करने को तैयार हो जाऊंगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों, हु पेज प्रीमियम टू हु, ऑप्शन बायर पेज प्रीमियम टू ऑप्शन सेलर। यानी जिसके पास ऑप्शन जा रहा है ना, आपका अधिकार चलने वाला है, तो जिसके पास ऑप्शन जा रहा है वो प्रीमियम पे करता है किसको, जो ऑप्शन दे रहा है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि चलो आपकी मर्जी चला लेना, राइट, ओके। यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बायर पेज प्रीमियम टू दी, ऑप्शन बायर पेज प्रीमियम टू दी ऑप्शन सेलर। कुछ डाउट्स आते हैं आपके मन में इससे रिलेटेड, 2 डाउट आते हैं। पहला डाउट तो ये आता है, 3 डाउट आते हैं इनफैक्ट। पहला डाउट तो ये आता है कि सर ये प्रीमियम का पेमेंट कब होगा, आज जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उस दिन, या फाइनली 3 महीने बाद? बोलो आज, 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 राइट। ऑप्शन बायर पेज अपफ्रंट प्रीमियम, ये प्रीमियम का पेमेंट कब होता है, अपफ्रंट, यानी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उस दिन ये प्रीमियम का पेमेंट होता है, राइट, ओके। दूसरा डाउट आपके मन में ये आता है कि सर मान लो हम जीत गए तो क्या ये प्रीमियम रिफंडेबल होती? जीत गए की डेफिनेशन सर ये होगी कि फॉर एग्जांपल अगर 70 से ऊपर चला जाए, मान लो 75 चला जाए, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमें साफ साफ 70 में खरीदने को मिल रहा है वो डॉलर जो कितने का है, 75, यानी हमारा फायदा है। अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो 2 रुपए की प्रीमियम हमें वापस मिलेगी? बोलो नहीं दोस्तों, वो प्रीमियम नॉन रिफंडेबल, यानी आपने एक बार वो प्रीमियम दी, अब आप उसे भूल जाओ, राइट। तो 2 रुपए की प्रीमियम कैसी है, नॉन रिफंडेबल। फिर आप एग्जीक्यूट करो कॉन्ट्रैक्ट या मत करो, वो 2 रुपए तो गए, राइट, वो 2 रुपए तो गए। सो प्रीमियम इज नॉन रिफंडेबल। आप चाहो तो अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, अपफ्रंट नॉन रिफंडेबल प्रीमियम। ये जो प्रीमियम होती है कैसी होती है, नॉन रिफंडेबल होती है, राइट। इस प्रीमियम को आप देकर भूल जाए। तीसरा डाउट ये आता है, सर 2 रुपए कम नहीं हो गए, 2 रुपए मतलब हमको तो अभी 2 रुपए में भी फायदा दिख रहा है। तो दोस्तों ये प्रीमियम कौन तय करता होगा? ये प्रीमियम आप और हम
आपस में मिलकर तय करते हैं। अगर 2 रुपए मुझे कम लग रहे हैं तो मैं एग्रीमेंट पे साइन नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मुझे 4 रुपए चाहिए प्रीमियम। अगर आपको 4 रुपए ज्यादा लग रहे हैं तो आप बोलना ठीक है हमें आपसे नहीं खरीदना ऑप्शन, हमें 4 रुपए ज्यादा लग रहे, 4 रुपए आपको कौन देगा। तो आप और मैं बैठकर नेगोशिएशन करके लड़े से 3 रुपए के अमाउंट पर आएंगे और 3 रुपए की प्रीमियम वो होगी जिसमें आप भी खुश मैं भी खुश, राइट। तो ये प्रीमियम कैसे डिसाइड होती है, नेगोशिएशन से डिसाइड होती है, राइट। क्या है, क्लियर है सबको, राइट। हाँ, अब आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे जितना मैंने आपको समझाया उससे रिलेटेड, फॉरवर्ड से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड। अगले 15 मिनट अपन सिर्फ डाउट्स एड्रेस करेंगे, बोलते जाइए आपके जितने भी सारे डाउट्स आ रहे हो बोल दो। अरे क्या कर रहे हो यार, 15 सेकंड तो चलने दो। डाउट तो आते हैं, आप पूछ नहीं रहे हो, डाउट आते हैं। सर ये ऑप्शंस, हाँ जी ये ऑप्शंस भी जस्ट लाइक फ्यूचर्स कहां पर ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप और मैं चाहें तो आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, बट वही प्रॉब्लम रहेगी जो किसमें थी, फॉरवर्ड, कि अगर एक पार्टी ने एग्जीक्यूट करने में हाथ खड़े कर दिए तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा दोस्तों, कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो नॉर्मली अपने यहाँ पर जो ऑप्शन ट्रेड होते हैं वो किधर ही ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेड होते हैं। हाँ और बोलो, पूछो, डाउट तो बहुत सारे होंगे आपके पास। स्टॉक एक्सचेंज क्यों करता है ऐसा, स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों एक बॉडी है जो कि आपके शेयर की ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करता है। स्टॉक एक्सचेंज ये किसने बनाया होगा, स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों काफी सारी बैंक्स है जिन्होंने मिलकर उसमें पैसा लगाया है। आपको पता है ना, स्टॉक एक्सचेंज के अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वहां पर आपको बैंक्स के नाम नजर आएंगे। जितनी भी सारी बैंक्स है ना, इन सब ने मिलकर क्या किया हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज बनाया हुआ है। और एक्सचेंज क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रेडिंग। शेयर खरीदने हो इट इज अ प्लेटफॉर्म, शेयर बेचने हो इट इज अ प्लेटफॉर्म। स्टॉक एक्सचेंज और कुछ भी नहीं है, वो ब्रोकर है। स्टॉक एक्सचेंज और कुछ भी नहीं है, वो ब्रोकर है। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शर्मा जी वर्मा जी के पास जाते हैं ना, वैसे हम शेयर खरीदने बेचने के लिए किसके पास जाते हैं, एक्सचेंज के पास जाते हैं, राइट। एक्सचेंज की डेफिनेटली इस ट्रेडिंग से कमाई होती है, एक्सचेंज की डेफिनेटली इस ट्रेडिंग से कमाई होती है। ब्रोकरेज, वी हैव टू पे ब्रोकरेज, राइट। शेयर सेल करने में, बाय करने में हमें पे करनी पड़ती है ब्रोकरेज। अगर हम इन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं ना फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, तो भी एक्सचेंज की क्या इनकम होती है, ब्रोकरेज की इनकम होती है, राइट। प्लस एक्सचेंज क्या करता है, लिस्टिंग फी लेता है किनके साथ, किनसे, कंपनी से। कंपनीज को अगर वहां पर अपने आप को लिस्ट करवाना है, दे हैव टू पे फीस। तो वो सब क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज की इनकम होती है, राइट। तो स्टॉक एक्सचेंज इसलिए ऐसा करता है क्यों, क्योंकि उसकी वहां पर इनकम जुड़ी हुई है इन सारे ट्रांजैक्शन से, राइट। सर ब्रोकरेज लगभग कितनी होती होगी, ब्रोकरेज लगभग लेट से 0.5% होती, कितनी होती, 0.5%। तो सर इतनी बड़ी रिस्क एक्सचेंज क्यों ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल सर लेट्स कम बैक टू फ्यूचर्स। हमने और आपने क्या वादा किया कि $1 खरीदेंगे कितने में, 70 में। आपने और मैंने क्या वादा किया कि हाँ आप खरीदेंगे डॉलर कितने में, 70 में, मैं बेचूंगा डॉलर कितने में, 70 में। और हमने क्या करा, अपन ने आपस में जुगलबंदी करी, अपन ने कहा चलो एक्सचेंज को लूटते हैं, जाकर एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सचेंज को अपन बैठाएंगे बीच में और उसके सामने हम एग्रीमेंट करेंगे, आप खरीदेंगे 70 में डॉलर, मैं बेचूंगा 70 में डॉलर। और आपने कहा बस अपनी कमाई तो तय है। मैंने कहा कैसे बच्चों कमाई कैसे तय, आपने कहा सर टेंशन ही नहीं, अगर $1 इज इक्वल टू 75 आ जाए, आप तो डिफॉल्ट कर देना सर, आप तो डिफॉल्ट कर देना, हमें कौन देगा पैसा, एक्सचेंज, एक्सचेंज से हम ये 5 रुपए का फायदा जो भी हो रहा है वो हम लेकर आएंगे, और ये जो 5 रुपए की कमाई होगी उसको अपन आधा आधा कर लेंगे। और सर इन केस टेंशन, टेंशन नहीं, अगर 65 हो जाता है तो हम डिफॉल्ट कर देंगे कि हमें खरीदना ही नहीं। पर आप तो बोलना नहीं, मैंने तो बेचने का वादा करा था 70 में, एक्सचेंज तुम थे बीच में, तुम मुझे दो 5 रुपए, और सर जो 5 रुपए आप लेकर स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकलोगे, नीचे हम खड़े रहेंगे, 2.5 रुपए हाँ बांट लेंगे। यानी सर दोनों ही केस में हमारा तो फायदा ही फायदा हो रहा है। तो दोस्तों एक्सचेंज भी समझदार है, वो पता है क्या करता है, वो ऐसे ही गारंटी नहीं देता है कि चलो आपको भी गारंटी दी और आपको भी गारंटी दी। एक्सचेंज हमसे मार्जिन मनी रखवा लेता है, क्या रखवा लेता है, मार्जिन मनी रखवा लेता है। ब्रोकरेज अलग है, मार्जिन मनी अलग है। ब्रोकरेज तो वो इनकम कर रहा है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन करवा रहा है आपके, वो आपसे क्या करता है, मार्जिन रखवा लेता है। मार्जिन रखवा लेता है कि मतलब प्रवीण सर एक काम करो 10 का नोट यहां रखो, बच्चों एक काम करो 10 का नोट यहां रखो, किसके पास रखो, एक्सचेंज के पास।
और अब कर लो कॉन्ट्रैक्ट, और अब कर लो कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी का नुकसान होता है और वो पे करने में आनाकानी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका मार्जिन हमारे पास रखा हुआ है, उसमें से हम उसका नुकसान निकाल लेंगे, बचा हुआ पैसा उसे लौटा देंगे, राइट। या दूसरी पार्टी आनाकानी करती, उसका डिपॉजिट हमारे पास रखा हुआ है, उसमें से हम नुकसान काट लेंगे और बचा हुआ पैसा हम रिफंड कर देंगे, राइट। तो एक्सचेंज क्यों देता है गारंटी दोस्तों? हमसे मार्जिन रखवा कर देता है गारंटी। यानी ये दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपकी और मेरी शर्त लग गई, और लेटेस्ट से मैंने बोला कि इंडिया जीतेगी, आपने बोला कि नहीं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और लेटेस्ट से इंडिया जीत गई, मैंने कहा पैसे, आपने कहा अरे तो हार जीत की शर्त थी, किस बात के पैसे? हमने कहा ठीक है भाई, एक काम करो, इनको बीच में बिठाते हैं, आप और मैं शर्त लगाते हैं, इनको बीच में बिठाते हैं, 100 रुपए की शर्त है, और एक काम करो, 100 रुपए मैं भी रखता हूं इनके पास, 100 रुपए आप भी रखो, और अब लगाओ शर्त। अब अगर एक जना हारता है और वो मना करता है, तो भी दोस्तों क्या कोई रिस्क है? नहीं। ये क्या करेंगे, उनके 100 रुपए उठाकर किसे दे देंगे? मुझे दे देंगे। बस ऐसा ही काम कौन करता है? एक्सचेंज करता है। वो एक विश्वास पात्र इंसान है, तो हम उसके पास मार्जिन रख सकते हैं। अगर हमारा मार्जिन नहीं डूबता वो हमें लौटा देगा, अगर डूबता है वो उसमें से पैसे काटेगा और बचे हुए हमें लौटा देगा। इज दैट क्लियर? राइट। के मन में एक सवाल अभी आ सकता है, सर कितने रुपए मार्जिन रखा? 10 रुपए मार्जिन रखा। मान लो सर, ऐसे नहीं आ रहा क्या आपके मन में डाउट? मान लो सर कि 70 से 60 तक मूव होता है, इट्स ओके, बोलो ना। 60 से भी और नीचे मूव हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, तब तो सर वो मार्जिन भी इनसफिशियंट हो जाएगा, बोलो। ओके, ऐसा होता ही नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा होता ही नहीं है। एक्सचेंज हमेशा उतना सफिशियंट मार्जिन, बहुत सेफ साइड पर चलता है, एक्सचेंज हमेशा उतना सफिशियंट मार्जिन आपसे रखवा लेता है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको नुकसान हो जाए और आपका मार्जिन इनसफिशियंट बढ़ जाए। ऐसा ऐसा होने के चांसेस 0.0001% है। कितने चांस? 0.0001% चांसेस है। 99.9999% चांसेस में आपका मार्जिन ही उतना सफिशिएंट रहता है स्टॉक एक्सचेंज के पास कि आप कुछ कर नहीं सकते। 0.0001% का दोस्तों मैं गवाह हूं। मैंने 2008 में, मैंने जब मार्केट डूब रहा था, तब मैंने मेरी जिंदगी का पहला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन, सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको, रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर उस वक्त चलता था 800 रुपए के आसपास, और ऐसी खबर आई थी, मुंबई में हम जॉब करते थे तब ऐसी खबर आई थी कि ये जो रिलायंस का 800 का शेयर है 15 दिन में 1000 टच कर देगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, 800 का शेयर कितना टच कर देगा? 1000। तेजी से पैसा कमाने की दोस्तों उस जमाने में चाह थी। 800 का शेयर होने वाला है कितना? 1000, और बहुत सारा पैसा कमाने की इच्छा थी। पर हमने कहा एक मिनट, फ्यूचर्स हमने सुन तो रखा था कि ये बहुत ही डरावनी चीज होती है, इसमें भयंकर फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। हमने क्या करा, हम 8 दोस्त उधर ही ऑफिस के, हम 8 दोस्त मिल गए, और हम 8 दोस्तों ने मिलकर कहा कि अपन एक काम करते हैं, अपन इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, और जो फायदा होगा वो 8 हम बांट लेंगे, राइट। हमने देखा मार्जिन कितनी लग रही है, उसमें मार्जिन आ रही थी 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए हमें मार्जिन किसको डिपॉजिट करनी पड़ रही थी? एक्सचेंज को, तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाता। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8 करके हम सबने क्या करा, 15,000 रुपए सबने मिला ली। 15,000 सभी ने मेरे अकाउंट में जमा करे थे, मेरे अकाउंट से ही ट्रेड करा था हम सबने। 15,000 रुपए सबने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। मैंने 1,20,000 रुपए ब्रोकर के यहाँ पे ट्रांसफर करे। जैसे 1,20,000 रुपए ट्रांसफर करे, फिर हमने वो ट्रांजैक्शन कर लिया, रिलायंस कम्युनिकेशन का फ्यूचर हमने ट्रांजैक्ट कर लिया, जो उस वक्त 800 पर चल रहा था, अभी तो 50 रुपए पर चल रहा है। 800 पर चल रहा था उस वक्त, और खबर थी कि कितना हो जाएगा, 1000। बढ़िया, हमने फ्यूचर खरीदा, 800 का शेयर हो गया 820 825 रुपए के आसपास। हमने कहा बस 1000 जाएगा, बढ़िया, 200 रुपए पर शेयर कमाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय बहुत बड़ा लॉट साइज था, यानी करीब 500-600 का लॉट साइज था, यानी बहुत ज्यादा, करीब लाखों में इनकम होने वाली थी। पहला दिन शेयर 820 से 720, दूसरे दिन शेयर 650, और तीसरे दिन शेयर 600। 800 में खरीदी हुई चीज कितनी आ गई? 600 आ गई, राइट। वो जो मैंने मार्जिन जमा किया था ना, वो इनसफिशियंट हो गया, और 40,000 रुपए और नुकसान हुआ। यानी कुल नुकसान हुआ था 1,60,000 का। कितने का नुकसान हुआ? 1,60,000 का नुकसान हुआ, जिसमें से 1,20,000 तो हमने जमा कर रखे थे,
40,000 का और नुकसान हो गया। पर उतना तो मैंने पैसा डिपॉजिट ही नहीं करा था ब्रोकर के पास। मैंने कहा ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करेंगे, अब तो क्या अपना नुकसान हो ही गया, अपन ने तो 1,20,000 ही दिए थे और 1,60,000 का नुकसान हो गया। सही में ऐसा हुआ। घर पे 1 महीने बाद लेटर आया कि आपका 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, अगर ये आप हमें 7 दिन के अंदर पे कर देते, इसमें ब्याज तो हमने जोड़ दिया, 7 दिन के अंदर अगर आप पे कर देते तो ठीक है, नहीं तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में केस चलाया जाएगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा, उस वक्त भी मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि 40,000 रुपए के लिए कोई भी कोर्ट जाने वाला नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस लगाने में 40,000 से ज्यादा लग जाएंगे। पर मैंने कहा यार 1 मिनट, सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ट्रेड किसके अकाउंट पे हुआ है। तो मैंने कहा चलो सब आ जाओ, डिवाइड बाय 8 करो, सब 5-5 हजार रुपए मिलाओ, ब्रोकर को अपन देते। लेकिन हाँ, मेरे ही साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्या करा, उनका पेमेंट नहीं किया, और फिर आप बाद में सेटलमेंट हुआ था कि चलो ठीक है 40,000 का नुकसान हुआ, 20-20 हजार दो और खत्म करो, राइट। वैसे ही जैसे नॉर्मली बिजनेस में होता है ना कि कोई पैसे ही नहीं दे रहा है तो एक काम करो, चलो इतने में सेटल करो, वैसा होता है। लेकिन एक मिनट गौर फरमाए, ऐसा एक्सचेंज के साथ नहीं होता है, ऐसा आपके ब्रोकर के साथ होता है। और एक्सचेंज तो पैसा पता है किससे लेता है, ब्रोकर से लेता है। एक्सचेंज आपको नहीं जानता, एक्सचेंज आपके घर पर भी नहीं आएगा। आप किसके थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो स्टॉक मार्केट में, ब्रोकर के थ्रू, और ब्रोकर का करोड़ों रुपए का मार्जिन जमा रहता है किसके पास, 25-25 करोड़ का मार्जिन जमा रहता है किसके पास, एक्सचेंज के पास। तो एक्सचेंज तो अपना सारा का सारा अमाउंट किससे निकाल लेता है, ब्रोकर। वो ब्रोकर है जो आपके पास आता है और बोलता है भैया सेटल कर लो, कुछ पैसे तो मुझे दो, क्योंकि मेरे पास से तो 100% पैसे किसके पास जा चुके हैं, एक्सचेंज के पास जा चुके, राइट। तो अल्टीमेटली मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपका कभी मार्जिन इनसफिशिएंट नहीं पड़ता, 99.9999% केसेस में वो कभी इनसफिशिएंट नहीं होगा। 0.0001% केस में अगर वो इनसफिशिएंट होता भी है तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नुकसान होगा, एक्सचेंज के पास ऑलरेडी सफिशिएंट पैसा रहता था। थोड़ा बहुत ही नुकसान होता है, और वो भी एक्सचेंज बेयर नहीं करता, वो कौन बेयर करता है, फिर आपका ब्रोकर बेयर करता है, राइट। हाँ, और क्या क्या आ रहे हैं आपके मन में सवाल, बहुत सारे आ रहे होंगे, हर सवाल 15 मिनट डाउट सेशन रखा हुआ है हमने, वो तो 5 मिनट ही हुए। और बोलो क्या आ रहे डाउट। वेरी गुड डाउट सर, यहां पर आपने डॉलर लिखा हुआ है, क्या सर ये वादे इरादे सिर्फ डॉलर में होते हैं या दूसरी करेंसी यूरो में भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी, किसी भी करेंसी में हो सकते हैं? क्या सर ये सिर्फ करेंसी में होते हैं, शेयर्स में भी हो सकते हैं? तो जब मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, शेयर्स की। तो दोस्तों करेंसी भी होते हैं और ये शेयर्स में भी होते हैं। क्या सर ये सिर्फ करेंसी में और शेयर्स में ही होते हैं? नहीं दोस्तों, ये कमोडिटीज में भी होते हैं। शुगर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, इन सारी चीजों में भी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो ओके। हाँ, और क्या क्या डाउट है बोलते जाओ। हाँ जी। 2 रुपए तो सर प्रीमियम पहले ही दे दी थी। हाँ, 70 रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। नो no. ये जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, देखना डाउट ये है कि सर 2 रुपए तो मैं पहले ही दे चुका था, अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे 70 देने पड़ेंगे या 68? आप बताइए दोस्तों, 70 या 68? 70 पूरे ही देने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने 68 ही दिए तो मेरी क्या कमाई हुई? वो तो दोस्तों प्रीमियम है, क्योंकि मैं आपको एक अधिकार सौंप रहा हूं, फिर आपकी किस्मत चलेगी तो अधिकार आपके काम में आएगा, नहीं तो डूब जाएगा। वो 2 रुपए मेरी इनकम है। इज दैट क्लियर? ये जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है ना, दिस आर जस्ट लाइक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कैसा है? बिल्कुल इंश्योरेंस के जैसा है। ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल इंश्योरेंस के जैसा है। अपन अपनी गाड़ी का, बाइक का नहीं करवाते इंश्योरेंस, हमने 5,000 रुपए प्रीमियम पे करी इंश्योरेंस कंपनी को। दोस्तों प्रीमियम कब पे होती है? अपफ्रंट होती है। बोलो अपफ्रंट होता है। यस। अगर लेट्स से कल को हमारी गाड़ी में कुछ हो जाता है और मान लो कि 10,000 रुपए का बिल बनता है, 10,000 रुपए का बिल कौन पे करता है? फिर इंश्योरेंस कंपनी। या इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करती है कि भाई 10,000 में से 5,000 रुपए काट लो और बचे हुए 5,000 ही देंगे। या इंश्योरेंस कंपनी आपको 5,000 रुपए लौटा देती कि चलो बढ़िया आपका हो गया इधर, तो ये 5,000 रुपए लौटाओ। नहीं, ये 5,000 रुपए कैसे पे करते हैं? अपफ्रंट। और ये कैसे होते हैं? नॉन रिफंडेबल, यानी इसे तो पे करके भूल ही जाओ। अब बस बात इसके आगे होगी कि अगर आपका क्लेम बनेगा हम पे करेंगे, अगर आप आएंगे तो हम एग्जीक्यूट कर देंगे, आप नहीं आएंगे तो फिर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, राइट। हाँ बोलो।
वेरी गुड डाउट। डाउट ये है कि सर स्टॉक एक्सचेंज में अगर कंपनीज लिस्ट होती है, जैसे रिलायंस ने अपना शेयर लिस्ट करवा रखा है, टीसीएस ने अपना शेयर लिस्ट करवा रखा है, इनको क्या फायदा? मैंने क्या करा, मैंने अपनी एक कंपनी खोली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मुझे मेरा बिजनेस एक्सपैंड करना था। मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने से ज्यादा नहीं हो सकते? 50, 200, 200 हो गए। 200 से ज्यादा मेरे पास शेयर होल्डर नहीं हो सकते। तो 200 लोगों के पास लिमिटेड वेल्थ रहेगी। मुझे एक बड़ा सारा प्लांट लगाना था जिसमें हजारों करोड़ की जरूरत थी। मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मना कर दिया, नहीं नहीं आपको इतना बड़ा लोन कैसे दे सकते हैं, आपका इक्विटी बेस भी तो होना चाहिए, इक्विटी के दम पर ही हम लोन देंगे। मैंने क्या करा, अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से कन्वर्ट करवाया पब्लिक लिमिटेड में, और मैंने सभी पब्लिक में अनाउंसमेंट किया कि जो जो चाहे वो मेरी कंपनी में पैसा इक्विटी शेयर्स खरीद ले, 10-10 रुपए में इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, मैं एक अच्छा प्लांट लगाने वाला हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बोला 1 लाख का चेक मैं आपको देने को तैयार हूं, मैंने आपका प्रोजेक्ट सुना है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। 1 लाख में मुझे कितने शेयर मिल जाएंगे? 10,000 शेयर। ये रिडीम कब होंगे शेयर? मैंने कहा भाई ये शेयर है, ये रिडीम नहीं होते हैं, डिबेंचर हो तो रिडीम होता है, शेयर तो रिडीम ही नहीं होता। तो उसने कहा मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। मैंने कहा कुछ नहीं, आप तो इक्विटी शेयर होल्डर, आप सदा सदा बने रहोगे। वो ले गया वापस से 1 लाख का चेक। मैंने कहा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा आज मैं पैसा लगाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे कभी तो पैसे चाहिए ना वापस, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कि बस आपको देकर भूल जाऊं और देखता रहूं कि मेरे शेयर का भाव बढ़ रहा है, लेकिन मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है भाई, अपन एक काम करेंगे, एक ब्रोकर के पास चलेंगे, वहां पर मैं मेरे शेयर्स उनको बोल दूंगा, हाँ कि मेरे शेयर में अगर कोई खरीदने आए तो उसे खरीदने देना, बेचने आए तो बेचने देना। तब जाकर उसने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया, क्योंकि मैंने उसको इस बात का आश्वासन दिया। किस बात का? कि भाई तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तो तुम किसके पास जाकर अपना शेयर बेच देना, ब्रोकर के पास जाकर अपना शेयर बेच देना, और जो भी तुम्हारा शेयर खरीदेगा वो तुमको पैसे दे देगा। डेफिनेटली मेरे पास नए इन्वेस्टर्स होंगे जो पैसा लगाना चाहेंगे, पुराने इन्वेस्टर्स रहेंगे जो निकलना चाहेंगे, ये ऐसा रोटेशन मेरा बनता रहेगा। बोलो यस। तो दोस्तों क्यों क्यों कंपनी लिस्ट करवाती? ताकि उनके शेयर्स में लिक्विडिटी बनी रहे, लोग उनके शेयर खरीदें। अगर रिलायंस का शेयर एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होता ना, तो मैं रिलायंस में क्यों करता इन्वेस्ट? बताओ ना, मैं क्यों करता? मैं मेरा पैसा क्यों देता कंपनी को, जब मुझे पता है कि मैं जब इसका शेयर बेचना चाहूंगा ये तो बिकेगा ही नहीं। कहाँ कहाँ दर दर भटकूंगा मैं इसका शेयर बेचने के लिए? नहीं। तो सिंपल, कंपनी की लिस्ट करवाती ताकि उसके शेयर में लिक्विडिटी आए, लोग इन्वेस्टमेंट ही तब करेंगे, राइट। हाँ, और बोलो क्या डाउट है? हाँ, बहुत शानदार डाउट। डाउट ये है कि सर मान लो आज तो हमने वादा कर दिया, लेकिन अब हम इस वादे को निभाने की तारीख से पहले ही हम इस वादे को कैंसिल करना चाहते। मान लो सर 3 महीने बाद, 3 महीने बाद का वादा किया कि हम आएंगे और $1 कितने में खरीदेंगे? 70 में। और सर 2 महीने बाद ऐसा लगा नहीं यार नहीं करना है वादा, खत्म करो इसको, वो तो ओके। तो ऐसा होगा कि आप मेरे पास आएंगे और आप मुझे बोलेंगे सर वो 3 महीने बाद की बात थी, हम तो आपको पहले से 1 महीने पहले आकर बोल रहे हैं हमें ऐसा वादा नहीं करना, लाओ वो एग्रीमेंट लेकर आओ, हम उसे कैंसिल कर देते। बोलो ऐसे होगा क्या कैंसिल? वेरी गुड। पता है क्या होगा? मैं बोलूंगा एक काम करो, अपन देखते हैं कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है। आई फाउंड कि डॉलर का रेट चल रहा है 65। मैंने कहा अच्छा, अब मैं समझ गया क्यों आप आए 2 महीने बाद मेरे पास, क्यों आए, क्यों आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हो? मैं समझ रहा हूँ 3 महीने बाद 65 रुपए रेट नहीं दोस्तों, 2 महीने बाद रेट कितना है? 65 रुपए। मैं समझ गया क्यों आप आए। अरे आप नहीं समझेगा, अरे ना, आपको मुझसे कितने में खरीदने को मिलेगा? 70, जबकि आज रेट कितना चल रहा है? 6। मैं समझ गया आप क्यों आए मेरे पास। मैं बोलूंगा भाई कुछ नहीं होगा, कैंसिल वैंसिल नहीं होगा ये। हाँ, क्यों होगा ये कैंसिल, क्यों होगा? आपने कहा सर करो ना ले दे के सेटल। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, आपका कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 5 रुपए हर $1 पर, मल्टीप्लाई में कितने? बोलो ना, कितने लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए दे दो, अपन इसको कैंसिल कर देते। बोलो हाँ, ऐसा ही होता है, राइट। तो सिंपल, जो फिर उस दिन रेट चल रही होगी उस पर हमें इसे इस एग्जीक्यूट करके कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, यही अगर रेट 75 चल रही होगी और मुझे लग रहा है दिल की धड़कनें तेज है कि कहीं ये 75 से 80 ना हो जाए, धक धक,
85 ना हो जाए धक धक, मैं आपके पास आऊंगा कि भाई इससे ज्यादा नुकसान में बेयर नहीं कर सकता, आप इसे कैंसिल करो, ले देकर सेटल करो, तो मैं आपको जो भी डिफरेंस मेरा नुकसान हो रहा होगा वो आपको पे करूंगा और बोलूंगा तौबा तौबा आगे से मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाला। तो ऐसे नुकसान जितना भी उस दिन तक का हो रहा है ना नुकसान, उसको दिए बिना आप छूट नहीं सकते हो, राइट। वो जितना नुकसान आज दिन तक हो गया वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तब जाकर आप इससे छूट सकते हो, राइट। हाँ जी, और बोलो, और क्या डाउट है मन में? बहुत सारे डाउट होंगे, हाँ दोस्त बोलो। ओके, ये वाला डाउट अपन एक काम करेंगे, थोड़ा सा आगे ये आने ही वाला है ना, ये वाला आगे एड्रेस कर देंगे, ये पॉइंट नहीं है वो, उसको एड्रेस करने के लिए। हाँ दोस्त बोल, एक सेकंड। 20 रुपए मार्जिन मैंने रखवा ली। हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल सर मान लीजिए इस पर अपन ने एग्री किया, ओके, और 20 रुपए अगर मार्जिन रखवाया गया है, तो लगभग 20 रुपए तक का लॉस तो ठीक है, उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ही नहीं ना, वही तो मैंने बताया 99.9999% केसेस में इससे ज्यादा होता ही नहीं, यानी एक्सचेंज पहले से इतना सफिशिएंट रखवा लेता है कि उस रेंज के बाहर चीजें जाती नहीं है, और अगर जाती तो उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सचेंज के पास एक और मैकेनिज्म है, वो अभी आगे बताएंगे। एक और मैकेनिज्म है, आप ये इसकी तो चिंता ही छोड़ दो कि एक्सचेंज को कोई चूना लगा सकता है, एक्सचेंज को कोई भी चूना नहीं लगा सकता। हाँ दोस्त बोलो। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, ये अपनी मर्जी से सारी चीजें चलाते हैं या अल्टीमेटली सुपर हैंड सेबी का रहता है? सुपर हैंड इसमें सेबी का रहता है, सेबी सारी चीजें डिफाइन करता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी भी इधर उधर करते हैं तो सेबी अपने रेगुलेशन से उनको रेगुलेट करता है, तो अल्टीमेटली सुपर हैंड सेबी का रहता है, बाकी एनएससी बीएससी अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सेबी इज द कंट्रोलिंग बॉडी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एयरटेल हुआ, आइडिया हुआ, दिस आर इंडिपेंडेंट कंपनीज, लेकिन ट्राई का कंट्रोल इन सब पर रहता है, यानी ट्राई जो बोलेगा वही एयरटेल को करना पड़ेगा। अगर एयरटेल एक रेट से ज्यादा भी रेट लेता है ना, तो ट्राई उसको कंट्रोल कर सकता है कि आप इससे ज्यादा ले ही नहीं सकते। हम एयरटेल और आइडिया मिक्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि ट्राई का भी उस पर कंट्रोल है कि यू कैन नॉट कंट्रोल मोर देन स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ मार्केट, लेट्स से 60% ऑफ द मार्केट शेयर से ज्यादा आप टेलीकॉम का कहीं पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपकी मोनोपोली बन जाए। तो वैसे ही यहाँ पर अल्टीमेटली कंट्रोल किसका रहता है? सेबी का रहता है सारी चीजों पर। हाँ जी, और क्या डाउट है बोलो, बोले 10 मिनट ही वे डाउट पूछ, और किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रहा है? ओके, चलिए वापस से इधर आ जाइए। क्या आपको दोस्तों फॉरवर्ड समझ में आया? फॉरवर्ड इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज टू बाय एंड द अदर पार्टी एग्रीज टू सेल अ स्पेसिफाइड एसेट। ये एसेट कुछ भी हो सकती है दोस्तों, ये डॉलर भी हो सकता है, ये यूरोस भी हो सकता है, ये शेयर भी हो सकता है, ऑन सम स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट बट एट प्राइसेस एग्रीड अपॉन टुडे। इज दैट क्लियर? राइट। फॉरवर्ड दोस्तों, फॉरवर्ड के जैसे ही क्या होते हैं? फ्यूचर्स होते हैं, बस इनकी ट्रेडिंग किधर जाकर हो जाती है? एक्सचेंज में जाकर हो जाती है, राइट। ओके, ऑप्शंस के तहत भी सेम काम होता है, लेकिन जो ये खरीदता है उसे एक ऑप्शन रहता है, उसे एक विकल्प रहता है, उसके पास अधिकार रहता है, उसके पास हक रहता है कि वो उस दिन मर्जी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करे, ना मर्जी करे तो एग्जीक्यूट ना करे, लेकिन ये अपनी मर्जी चलाने के लिए आज उसे कुछ प्रीमियम देनी पड़ती है, ताकि वो दोनों लड्डू उसके हाथ में न रहे, एक लड्डू उठकर किसके हाथ में आ जाता है? जो ऑप्शन ये किसी को सौंपता है। इज दैट क्लियर? राइट। क्या आपको फॉरवर्ड समझ में आया, फ्यूचर समझ में आया, ऑप्शन समझ में आया, डेरिवेटिव समझ में आया? डेरिवेटिव क्या होता है? ओके, अब दोस्तों हम क्या समझना चाह रहे हैं? डेरिवेटिव समझना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव दोस्तों एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप समझ लो। मैंने पहले डेरिवेटिव नहीं समझा, पहले समझा कि डेरिवेटिव के प्रकार क्या है। ओके, डेरिवेटिव दोस्तों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। डेरिवेटिव क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये जो सारी चीजें हम बात कर रहे थे क्या थे? ये सब क्या थे? दिस आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। ओके, डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू कहीं और से डिराइव करता है,
जो अपनी वैल्यू कहीं और से डिराइव करता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, जो अपनी वैल्यू कहीं और से डिराइव करता है, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? डेरिवेटिव्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके और मेरे बीच में वादा हुआ कितने का? $1 इज इक्वल टू कितने का? 70 का, राइट? ओके, है ना? अब जैसे जैसे करेंसी रेट मूव करेगा, एक मिनट, आपने और मैंने तो कागज के टुकड़े पर वादा कर लिया ना कि आप $1 खरीदेंगे कितने में? 70 में, राइट? ऐसे कागज के टुकड़े पर अपन ने एग्रीमेंट कर लिया। इस कागज के टुकड़े का कोई वैल्यू नहीं, अपने आप में इस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है। अगर रेट $1 इज इक्वल टू 70 ही चल रहा है, कल भी परसों भी, तो दोस्तों इस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं। ये कागज का टुकड़ा अगर फाड़ भी दें तो आपको मार्केट में कितने में मिल जाएगा? डॉलर 70 रुपए में। मुझे भी मार्केट में कितने को बेचने को मिल जाएगा? 70 रुपए में। लेकिन जैसे ही मार्केट में रेट हो गया 71, बोलो ना, मार्केट में रेट 70 से कितना हो गया? 71। आप बोलोगे अब ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, इसके तहत मुझे अधिकार है कि मैं $1 कितने में खरीद लूंगा? 70 रुपए में। और जबकि मार्केट में कितने में चल रहा है? 71 में। यानी आपको 71 की चीज खरीदने का अधिकार दे रहा है, कितने में? यानी अब इस कागज के टुकड़े की कीमत आपकी नजरों में कितनी हो जाएगी? ₹1। ₹1, अरे, और मल्टीप्लाई में 30,000 तो है ही सही, राइट? अगर रेट 72 हो जाए तो इस कागज के टुकड़े की कीमत आपकी नजरों में कितनी हो जाएगी? ₹2। मल्टीप्लाई में $30,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके अंदर यानी कितने हजार का? 60,000 का। कहीं ये कागज का टुकड़ा आपसे मिसप्लेस हो जाए, घूम जाए, आप कितने रुपए का अफसोस बनाओगे कि ये कागज के टुकड़े, तुमने मुझे अधिकार दिया था $1 कितने में खरीदने का? 70 रुपए में। वो डॉलर जो मार्केट में कितने में मिल रहा है? 72 में। मुझे अधिकार प्राप्त था तुम्हारी वजह से 70 में खरीदने का, लेकिन तुम घूम गए, मेरा ₹2 का नुकसान हो गया। मल्टीप्लाई बाय 30,000, 60,000 रुपए इस कागज के टुकड़े की दोस्तों कीमत है। इस कागज के टुकड़े की अपने आप में कोई कीमत नहीं थी, अपनी वैल्यू कहीं और से डिराइव कर रहा था। वहां अगर 73 हो जाता इसकी वैल्यू बढ़ जाती, वहां 74 हो जाता इसकी वैल्यू और बढ़ जाती। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, जो अपनी वैल्यू कहीं और से डिराइव करता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? डेरिवेटिव्स। अरे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस से कि मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते हैं, राइट? ये शर्मा जी को दोस्तों क्या हुआ कि आज से एक आध दिन पहले शर्मा जी कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। मैंने उनसे जाकर पूछा, कहो शर्मा जी क्या बात है? उन्होंने कहा, किसी को बताना मत प्रवीण सर, एक लेटर आया है मेरे घर। मैंने कहा लेटर? बोलो क्या बात है? उन्होंने कहा, ये लेटर आया है, बॉलीवुड हीरोइन कैटरीना कैफ का लेटर आया है, शर्मा जी आई वांट टू मैरी यू। मैंने कहा गजब शर्मा जी, मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसा लगता तो नहीं है, पर उन्होंने कहा ऐसा ही ईद का तोहफा मिला है मुझे, शर्मा जी आई वांट टू मैरी यू। शर्मा जी, जैसे ही ये बात दोस्तों पूरे मोहल्ले में पता चली, शर्मा जी की वाहवाही होने लगी, उनकी वैल्यू और मोहल्ले में बढ़ने लगी, सब लोग जाने लगे, शर्मा जी एक दो टिप हमें भी दो, ऐसा कुछ, हमें कैटरीना कैफ तक नहीं जाना पर कुछ हमारा भी उद्धार हो जाए। शर्मा जी की वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। 5-7 दिन दोस्तों बीते नहीं कि एक लेटर फिर से उनके घर पर आया। ये लेटर जो था, शर्मा जी वी आर वेरी सॉरी, ये आपके लिए नहीं, आपके पड़ोसी प्रवीण सर के लिए था। अब दोस्तों एक बात बताओ, अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या शर्मा जी की वैल्यू अब वो रहेगी जो पहले थी? नहीं, शर्मा जी की दोस्तों की कोई वैल्यू ही नहीं थी। वो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव कर रहे थे? वो कैटरीना कैफ के लेटर से डिराइव कर रहे थे। कैटरीना कैफ की एक दो हिट मूवीज इस बीच आ जाती तो शर्मा जी की वैल्यू और बढ़ जाती, और जैसे ही वो लेटर का दोस्तों साथ छूटा, शर्मा जी की वैल्यू खत्म हो गई। यानी शर्मा जी जो है ना यहाँ पर, वो पता है क्या डेरिवेटिव है? शर्मा जी वाज डिराइविंग हिज वैल्यू फ्रॉम समवेयर एल्स, और ये जहां से वैल्यू डिराइव कर रहे थे ना, उसे कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। उसे क्या कहते हैं? लाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट यानी वो एसेट जिसके दम पर ये इंस्ट्रूमेंट अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है। जैसे अपने केस में ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वैल्यू कहां से, किसके दम पर डिराइव कर रहा है? डॉलर के रेट से डिराइव कर रहा है। डॉलर में जो ट्रेडिंग होती है ना, उसका जो रेट चल रहा है, वहां से अपने इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डिराइव होकर आ रही है, राइट? सो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स
who derives their value from the value of the underlying asset, जो underlying asset का दाम उसके दम पर अपना इंस्ट्रूमेंट अपनी वैल्यू डिराइव करता है। इज दैट क्लियर? क्या क्लियर है दोस्तों आपको? बोलो। ओके, डेरिवेटिव्स की मैं आपको डेफिनेशन लिखवाना चाहूंगा दोस्तों, डिक्टेट करूंगा, आप नोट करेंगे। Derivatives are financial instruments. Derivatives are financial instruments that derive their value. Derivatives are financial instruments that derive their value from the value of an underlying asset. Derivatives are financial instruments that derive their value from the value of an underlying asset. Are financial instruments that derive their value from the value of an underlying asset. यानी जिसके दम पर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है वहां से ये वैल्यू डिराइव, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें अंडरलाइंग एसेट क्या थी? डॉलर था। डॉलर का जैसा रेट मूव करता है वैसे हमारी नजरों में इस इंस्ट्रूमेंट की कीमत ऊपर नीचे होती। ठीक उसी तरीके से अगर हमने किसी के शेयर पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, शेयर फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर पर आपने मैंने वादा कर लिया कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1000 रुपए में खरीदेंगे बेचेंगे। आपने बोला सर खरीदेंगे 1000 में, मैंने बोला चलो बेचूंगा 1000 में। हमने स्टॉक एक्सचेंज पर देखा, अरे रिलायंस का शेयर अभी चल भी कितने पर रहा है? 1000 पर। क्या आपकी नजरों में उस एग्रीमेंट की अभी कोई कीमत होगी? अगर वो भी जाए तो आप कोई अफसोस नहीं बनाओगे, आप बोलोगे उस एग्रीमेंट में था क्या, कितने में खरीद रहा था मैं? 1000। अभी यू भी मार्केट में कितने में मिल रहा है? 1000। मैं मार्केट से अगर खरीद लूंगा अभी मुझे कोई नुकसान हुआ है? नहीं। जैसे ही मार्केट में शेयर का दाम हो गया 1050, कितना हो गया? 1050। आप बोलोगे ये बेशकीमती एग्रीमेंट है, इसके तहत मुझे रिलायंस का शेयर खरीदने का अधिकार प्राप्त है। कितने में? 1000 रुपए। वो रिलायंस का शेयर जो मार्केट में कितने में चल रहा है? 1050 में, मुझे खरीदने का हक है कितने में? 1000 में। अब इस एग्रीमेंट की कीमत है आपकी नजरों में 50 रुपए। तो ये एग्रीमेंट की खुद की सच कोई कीमत नहीं। जैसे वहां पर रेट फ्लक्चुएट होता है वैसे इसकी कीमत भी फ्लक्चुएट होती है। एंड हेंस दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? डेरिवेटिव्स, जो कि अपनी वैल्यू कहीं और से डिराइव करते हैं। इज दैट क्लियर? अभी आपको क्लियर है क्या दोस्तों? डेरिवेटिव क्लियर है? किससे बोलेंगे डेरिवेटिव? कुछ कुछ क्लियर है आपको? राइट, ओके, चलिए। हाँ यार कुछ कुछ डाउट्स रह गए थे दोस्त, बोलो क्या डाउट है? बहुत शानदार डाउट। डाउट ही पूछा जा रहा है सर, लेट से हमने डिसाइड किया था आज से 3 महीने बाद हम आएंगे और $1 = 70 में लेकर जाएंगे। हम आपके पास आए 3 महीने बाद, मैंने कहा पैसे लाए हो? आपने कहा सर पैसे नहीं लाए हैं, हम डेट आगे बढ़वाने हैं। 3 महीने की जगह कितना करवाना चाह रहे हैं? 4 महीने करवाना चाह रहे हैं। क्या ऐसा होगा कि मैं वो बैग से एग्रीमेंट निकालूंगा और उसमें डेट कट करके 1 महीने बाद की डेट लिख दूंगा, चलो हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना वो वादा तो निभाना ही पड़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो तो जिस डेट का हो गया उस डेट का हो गया, अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस वादे को तो निभाना ही पड़ेगा। 1 महीने आगे का चाहते हो तो एक काम करो, एक और नया कॉन्ट्रैक्ट मुझसे 1 महीने बाद का कर लो, राइट? ऐसा होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट की डेट आप आगे नहीं बढ़ा सकते, वो एक फिक्स डेट के लिए हो जाता है, राइट? हाँ दोस्त, उधर भी कुछ डाउट पूछ रहे थे, किसी का डाउट रह गया था उधर? वेरी गुड सर, क्या इस डेट की भी कोई लेंथ तो होगी ना? ऐसा थोड़ी ना मैं 10 साल बाद आऊंगा और $1.70 में खरीदूंगा। बोलो, मैं 25 साल बाद आऊंगा और $1.70 में खरीदूंगा? नो हो, राइट? तो इसकी डेट अगर आप और मैं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो हम एक रीजनेबल डेट रखेंगे। लेकिन अगर यही कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर जाकर हो रहा है ना, तो एक्सचेंज तो इसकी डेट पहले से ही तय रखेगा कि भाई ये है डेट, इससे आगे का कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहां पर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनएससी बीएससी की बात करूं तो 3 महीने तक का आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। 3 महीने से ज्यादा आगे का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। विच मीन्स एनएससी बीएससी में आप 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। 2 महीने का कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। 3 महीने का कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। इससे ज्यादा का नहीं कर सकते हो। फिर वहां पे काम करो, एक्सचेंज के बाहर आओ और आपस में एग्रीमेंट कर लो। एक्सचेंज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आपस में एग्रीमेंट कर लो। लेकिन आपस में एग्रीमेंट करने के आप जानते हैं नुकसान क्या है? कि हो सकता है कि अदर पार्टी डिफॉल्ट कर दे और आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़े, जिसमें आपको 5 साल 10 साल 15 साल कितने भी लग जाएंगे, राइट? तो एनएससी बीएससी में कितना है? 3 महीना। हाँ, और बोलो, और क्या डाउट से बोलो? हाँ दोस्त बोलो।
ओ सर ये सब तो डीमैट में होता होगा। डीमैट क्या होता है यार ये? डीमेटेरियलाइज, हाँ। तो किसी जमाने में वो शेयर्स चलते थे ना, कागज के टुकड़े, ऐसे जैसे अपनी मार्कशीट नहीं आती, मार्कशीट आती थी ना यार 10वीं 12वीं की, राइट? वैसे अभी भी आती है अभी। वो जो मार्कशीट आती है ना दोस्तों, वैसे के वैसे ही क्या चलते थे पहले, शेयर्स सर्टिफिकेट चलते थे, राइट? शेयर सर्टिफिकेट चलते थे, है ना? तो शेयर सर्टिफिकेट को दोस्तों पता है क्या किया गया? शेयर सर्टिफिकेट यानी आपको पता है ना, आज से लगभग 15 से 20 साल पहले, 20 साल पहले, आज से लगभग 20 साल पहले आपको पता है ना क्या होता था? अगर मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है तो मेरे पास दो तरीके, या तो मैं मुंबई जाऊं एनएससी बीएससी के पास और वहां जाकर शेयर खरीदूं, और या फिर मैं इंदौर में ही जाऊं राजानी भवन और वहां पर जाकर एमपी स्टॉक एक्सचेंज में जाऊं, और वहां पर मुझे बहुत ऐसी भीड़ दिखेगी, 200-500 लोग दिखेंगे, वो कोई क्या चिल्ला रहा, कोई क्या चिल्ला रहा है, जैसे मेला लगा हो, और मुझे एक जोर से आवाज लगानी पड़ेगी, ऐसा प्रैक्टिकली होता, जोर से आवाज लगानी पड़ेगी, मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है कोई बेचने वाला? और जब ये आवाज 50-100 लोगों तक पहुंचेगी, उसमें से एक जन आएगा जो कि डेफिनेटली पार्टी नहीं होगा, वो ब्रोकर होगा, वो आएगा, अरे भाई साहब मेरे पास है एक व्यक्ति जो उसके रिलायंस के शेयर बेचना चाह रहे हैं। मैं बोलूंगा ठीक है, मुझे 100 शेयर खरीदने हैं। वो बोलेंगे ये 100 शेयर का दाम है 500 रुपए, क्या आप 50,000 रुपए लाए हो? मैंने जेब से 50,000 की गड्डी निकाली, मैंने कहा मैं 50,000 रुपए लाया हूँ, आप मुझे पहले वो शेयर्स दिखाओ, मुझे 100 शेयर्स दिखाओ। वो अपने बंदे को फोन करता है, बंदा वो 100 शेयर सर्टिफिकेट किसी गड्डी लेकर आता है वहां पर, वो लाया ये 100 शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास आए, मैंने 50,000 रुपए उसको काउंट करके दिए। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आज की तारीख में अभी प्रॉपर्टी में ऐसे ही होता है ना, एग्रीमेंट साइन होता है, नगद लेन देन होता है, सो ऑन, राइट? वो 100 शेयर सर्टिफिकेट दी, इतनी भीड़ थी, धक्का मुक्की थी, मैंने कहा 100 भाई गिन लिए ना? उसने कहा अरे भाई साहब ले जाओ अपनी जिम्मेदारी। 100 शेयर्स लिए मैंने, मैं घर पे गया और फिर मैंने देखा, मैं जब उसको घर पे बैठकर काउंट कर रहा था तो उसमें पता चला वो जो बंदा था जिससे मैंने शेयर खरीदे थे, वो 8वीं में फेल था, 10वीं में फेल था, उसने शेयर सर्टिफिकेट की जगह मुझे मार्कशीट टिका दी बीच में फंसा कर। ऐसा प्रैक्टिकली होता था। क्यों? क्योंकि उसकी साइज ही वही रहती थी शेयर सर्टिफिकेट की वजह से, कलरफुल प्रिंट करते थे, तो ऐसे बहुत सारे धोखे होते थे। कोई नकली शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करके ले आया और दे दिया, राइट? तो इन सारी चीजों से बचने के लिए फिर क्या किया गया? डीमैट अकाउंट का कल्चर लाया गया कि भाई ये कागज का कल्चर खत्म करो, कि डीमैट अकाउंट रहेगा जहां पर की शेयर अगर आपके पास होंगे वहां एंट्री रहेगी, अगर आप बेचना चाह रहे हो तो वहां पहले टैली होगा कि आपके पास है क्या, अगर है तो बिकेंगे, नहीं तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉनिकली सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, तो बचकर नहीं जा सकता, आपके सारे आईडी प्रूफ एंड सो ऑन रहेंगे। ऐसे कई सारे लोगों के साथ उस जमाने में धोखे हुआ करते थे शेयर सर्टिफिकेट्स में खास करके, राइट? मांगा किसी कंपनी को और दे किसी और कंपनी का दिया, क्योंकि एक ही नाम से 3-3 4-4 कंपनीज रहती थी, पीछे कोई सा नाम पलट दिया, थोड़ा सा आगे जाकर इधर उधर छोटा सा चेंज कर दिया जो लगभग इनविजिबल सा था, और ऐसे करके बहुत वहां पर काले धंधे हुआ करते थे। तो इसलिए कौन सा कल्चर लाया गया? डीमैट। आज की तारीख में दोस्तों सुकून है, अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप बस जाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बोल दो मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है, आप अपना चेक वहां डिपॉजिट कर दो ब्रोकर के पास, ब्रोकर ये चेक आगे पास ऑन कर देगा और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स उतर जाएंगे, यानी आपको छूने को नहीं मिलेंगे वो शेयर, बस आपके अकाउंट में दिखेंगे कि हाँ रिलायंस के शेयर मेरे पास 5 रखे हुए, जब मर्जी आए तब आप वो डीमैट शेयर्स बेच देना। बोलो यस। डाउट दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि क्या सर ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये भी डीमैट के थ्रू होता होगा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं दोस्तों, डीमैट की जरूरत ही नहीं होती, इसमें वादे इरादे हो रहे हैं, इसमें डीमैट की जरूरत ही नहीं होती। तो अगर आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करना, आपको डीमैट अकाउंट हो आपके पास या ना हो, तो भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर लेंगे, राइट? इज दैट क्लियर? अभी के लिए इतना क्लियर है कि इसमें डीमैट की जरूरत नहीं है। अब इसमें एग्जैक्टली डीमैट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, वो आगे जाकर जब मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं सर बीच में शेयर तो आ रहा है ना कहीं पर, वो शेयर कभी बीच में आता ही नहीं है ना? तो इसमें डीमैट की जरूरत नहीं पड़ती है ना, अभी के लिए तुम्हारा डाउट का आंसर करने के लिए। वो क्यों नहीं पड़ती उसका मैं मैकेनिज्म बोर्ड पर बनाऊंगा कि देखो यहां से मैंने खरीदा, उसने बेचा, बीच में ये रहा जहां पर अपना डीमैट अकाउंट है, और
देखो कहाँ, या डीमेट अकाउंट पिक्चर में, वो आगे की बात है, बट हाँ अभी के लिए इसमें डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। और बोलो और क्या डाउट है? चलिए ओके, हाँ दोस्त बोलो। वेरी गुड डाउट। डाउट ये पूछा जा रहा है कि सर ऑप्शन के केस में ऑप्शन बायर हैज टू पे प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर। तो सर ये जैसे अगर आप और मैं कर रहे हैं तो हम तो नेगोशिएशन कर लेंगे, नहीं भाई 2 रुपया नहीं, 4 रुपया 3 रुपये पर लेट अस सेटल। एक्सचेंज पर तो सर एक्सचेंज करता होगा प्रीमियम। एक मिनट, ये बात बताओ मुझे कि रिलायंस का शेयर एक्सचेंज पर ही ट्रेड होता है? हाँ, रिलायंस का शेयर का भाव एक्सचेंज तय करता है कि रिलायंस का शेयर 1000 में बिकेगा, नहीं नहीं आज 1025 में बिकेगा, रिलायंस का अच्छा न्यूज आया, 1050 में बिकेगा, हम नहीं जानते, बोलो। या आप ही बायर ही बिड डालते हो, सेलर ही बोलता है चलो ठीक है मैं इतने में बेचने को तैयार, बोलो यस। बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड की क्या होनी चाहिए, प्राइस। और वैसे ही यहां पर भी ऑप्शन खरीदने वाले भी रहते हैं, ऑप्शन बेचने वाले भी रहते हैं। बेचने वाला बोलता है मुझे इतनी प्रीमियम चाहिए, खरीदने वाला होता है नहीं भाई अपन इतनी प्रीमियम देंगे। अगर उनका मैच हो जाता है प्राइस तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक्सचेंज कभी भी प्राइसेस तय नहीं करता, एक्सचेंज तो बस चीजों को रेगुलेट करता है कि नहीं नहीं हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी खरीदना मर्जी चाहो तो आप 1000 रुपए में खरीदो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सचेंज ऐसा कहता है, राइट। तो वापस से प्रीमियम कौन डिसाइड करता है दोस्तों, एक्सचेंज या बायर एंड सेलर? बायर एंड सेलर। और कैसे, नेगोशिएशन से। इज दैट क्लियर, राइट? ओके चलिए और बोलो और क्या डाउट है? चलिए ओके। तो दोस्तों हमने क्या समझा, डेरिवेटिव समझा, फॉरवर्ड समझा, फ्यूचर समझा और ऑप्शन समझा। अब हम आते हैं हमारी यूनिट नंबर 1 पर, जिसका नाम है फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। जिसका नाम है फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। हमारा जो डेरिवेटिव चैप्टर है वो कुल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, उसमें से हम इनिशियल पहले फेज में 2 यूनिट पढ़ेंगे। पहली यूनिट है रिलेटेड टू क्या, फॉरवर्ड्स एंड, और दूसरी यूनिट है रिलेटेड टू ऑप्शंस, राइट। ओके, अपन आते हैं अपनी पहली यूनिट पर, जिसमें हम सबसे पहले अब ये डिटेल में बारीकी से समझना चाहते हैं कि आखिर फॉरवर्ड में और फ्यूचर में क्या समझना चाह रहे हैं दोस्तों, कि आखिर फॉरवर्ड में और फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस होते हैं, राइट। चलिए दोस्तों समझते हैं आखिर फॉरवर्ड में और फ्यूचर में क्या डिफरेंस होते हैं। ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना दोस्तों, ये होता है कस्टमाइज्ड। ये कैसा होता है, कस्टमाइज। अपन एक बहुत ही कठिन चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप जरा सा भी ध्यान इधर उधर मत भटकाना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और फ्यूचर्स कैसा होता है, स्टैंडर्डाइज्ड। सर ये कस्टमाइज का क्या मतलब और स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर गोल्ड पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, गोल्ड सोने पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक्सचेंज अपनी नियम व शर्तें रखेगा। अपनी नियम व शर्तों का मतलब होता है कि एक्सचेंज बोलेगा नहीं भाई इतने कैरेट के गोल्ड में ही ट्रेडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस एक्सचेंज का कहना है कि 24 कैरेट के गोल्ड में ही ट्रेडिंग होगी, मतलब इसी में ही होगी। कब, एक्सचेंज में। लेकिन अगर आप खुद से, आप और मैं करेंगे ना ट्रेडिंग, तो हम बोलेंगे नहीं यार 22 कैरेट में कर लो, अपने को क्या प्रॉब्लम, अपन रेट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे, बोलो ओके। तो यहाँ पर सारी चीजें दोस्तों कौन तय करता है, यहाँ पर सारी चीजें कौन तय करते हैं, आप और मैं। फॉर एग्जाम्पल हम गए एक्सचेंज के पास कि हमें आज से 3 महीने बाद हमें गोल्ड खरीदना है। उन्होंने बोला 3 महीने बाद की ये आ रही है डेट, लेट से उन्होंने बताया कि 3 महीने बाद की डेट आ रही है, लेट से 15 सितंबर, 15 सितंबर के दिन का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमने कहा नहीं यार इसको 16 सितंबर कर दो ना, हमारे लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा नहीं भाई यही डेट है, कितना डेट, 15 सितंबर। अगर 15 सितंबर की डेट का करना हो कॉन्ट्रैक्ट तो आप कर लो, और नहीं तो आप अपना देख लो। विच मीन्स कि वहां पर डेट भी कौन तय करता है कि इसी डेट में कॉन्ट्रैक्ट तय होगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज डेफिनेटली आपको कुछ ऑप्शंस दे देता है कि दिस आर दी 4-5 डेट्स अवेलेबल, ये 4-5 तारीखें हैं जो अवेलेबल है, इन 4-5 तारीख में से कोई सी एक तारीख आप चुन लो। मैं कहूंगा नहीं उससे थोड़ा 2 दिन पहले करना है मुझे, वो कहेंगे नहीं भाई 2 दिन पहले नहीं होगा, हमारी 5 डेट है इसमें से कोई सी एक सिलेक्ट कर लो, राइट। लेकिन अगर हम कस्टमाइज, अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, हम मर्जी माफिक कुछ भी डेट लिख सकते हैं, बोलो यस। तो हमारे यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो सारी चीजें कैसी होती है, कस्टमाइज। आप और मैं बैठकर चीजें तय करते हैं। यहाँ पर कौन चीजें तय करता है, एक्सचेंज। आप और मैं तो बस उस पर जाकर हाँ करते कि हाँ मुझे ये वाली चीज मंजूर है, राइट ओके।
दोस्तों फॉरवर्ड के केस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती कॉन्ट्रैक्ट में, और फ्यूचर्स के केस में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती। फॉरवर्ड के केस में दोस्तों दो पार्टीज कौन इन्वॉल्व होती है, आप और मैं, और फ्यूचर्स के केस में तीन पार्टीज कौन होती है, आप मैं और वो मतलब कौन, एक्सचेंज, राइट, ओके। यहां पर दोस्तों रिस्क रहती है, किस बात की रिस्क रहती है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। हो सकता है ना एक पार्टी मना कर दे, मुझे नहीं करना, मैं नहीं जानता कौन सा एग्रीमेंट, मैं जानता ही नहीं कौन सा एग्रीमेंट, मेरी साइन ही नहीं है, लेकिन यहां पर गारंटी रहती है, गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि हाँ अगर आपने ऐसा वादा किसी के साथ किया है और वो वादा नहीं निभाता है तो एक्सचेंज बैठा है बीच में आपका वादा निभाने के लिए, राइट, गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या दोस्तों गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस एक्सचेंज ऐसे ही दे देता है या वो आपसे पैसे रखवाता है, वो आपसे पैसे रखवाता है, राइट। यहां पर मार्जिन एक्सचेंज हमसे रखवाता है। फॉरवर्ड के केस में दोस्तों कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आप मार्जिन दोगे किसको, कॉन्ट्रैक्ट तो आप और मैं ही कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो आप और मैं ही कर रहे हैं, क्या आप मुझे दोगे मार्जिन, मैं आपको दूंगा नहीं, राइट। फॉरवर्ड्स कैसे होते हैं, इलिक्विड होते हैं, जबकि फ्यूचर्स कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। इलिक्विड और लिक्विड का मतलब समझे, फॉरवर्ड के केस में कॉन्ट्रैक्ट किसने किया, आपने और मैंने, क्या कोई तीसरा बीच में आ सकता है, आ ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट ही किसका, आपका और मेरा। लेकिन फ्यूचर्स के केस में दोस्तों आपको एक सुविधा उपलब्ध है, अगर आपने डॉलर खरीदने का वादा किया और मैंने डॉलर बेचने का वादा किया, अब मुझे नहीं जम रहा, 5-7 दिन बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे इस वादे से बाहर आना है ना, मैं आपके पास आऊंगा और आपको बोलूंगा कि भाई वो वादा मुझे कैंसिल करना है, आपने मना कर नहीं, हमें वो वादा कैंसिल नहीं करना, हमें तो वादा जिंदा रखना है पूरे 3 महीने तक। अगर दोस्तों ये फॉरवर्ड होता ना तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर आपने मना कर दिया ना कैंसिल करने से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपने और मैंने किया था, मैं आपके पास आया, मैंने बोला मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, आपने बोला कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल वेंसिल नहीं होगा, मैंने कहा मैं पैसा देने को तैयार हूं, आपने कहा पैसे नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो मैं आप ही के साथ कैंसिल करूं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को सौंप सकता हूं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डॉलर खरीदने हैं ना, मुझे डॉलर बेचने हैं, अब 4 दिन बाद मेरा मन नहीं कर रहा डॉलर बेचने का, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी और को सौंप दूंगा, पहले मैं आपके पास आया, आपने बोला नहीं ये कैंसिल नहीं होगा, मैंने कहा ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी और को, तीसरे बंदे को सौंप दिया, अब पता है कॉन्ट्रैक्ट आपके और उसके बीच में हो जाएगा, आपको डॉलर खरीदने हैं, हाँ वो बंदा आपको डॉलर बेच देगा, राइट, इज दैट क्लियर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा शेयर में होता है, मैंने जिससे शेयर खरीदा अब मुझे बेचना है तो क्या मुझे वापस से उसी को बेचना पड़ेगा, नहीं, मैंने किसी और से शेयर खरीदा मैं किसी और को बेच सकता हूँ, यस, वैसे ही आपको डॉलर खरीदने ना आपको मिल जाएंगे, एक्सचेंज क्या बोलते हैं आपको मिल जाएंगे, हम बैठे ना बीच में, मुझे डॉलर बेचने थे, मेरा मन नहीं कर रहा मुझे, ये कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को देकर भी बाहर निकल सकता हूं, वो बंदा अब आपकी अपोजिट पार्टी बन जाएगा और वो आपको डॉलर सेल करेगा, आपको तो किसी से भी डॉलर खरीदना है, क्योंकि आपको तो सिर्फ क्या करना है, डॉलर खरीदना है, बीच में कौन बैठा है, एक्सचेंज, राइट। तो मुझे क्या सिर्फ आप ही के साथ कैंसिल करने की जरूरत है, नहीं, मैं किसी और को भी सौंप कर इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे दायित्वों से बाहर आ सकता हूं। डेफिनेटली वो दूसरा बंदा जो लाइबिलिटी एज्यूम करेगा वो कुछ पैसे जो भी डिफरेंस होगा वो लेन देन करेगा, तो यहाँ पर लिक्विडिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको उसी के साथ कैंसिल नहीं करना है, इतने सारे लाखों करोड़ों बायर्स हैं, सेलर्स हैं, जिनके साथ आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, किसी और को सौंप कर बाहर निकल सकते हो, राइट। चलो क्या है, 5 डिफरेंसेस आपको क्लियर है, कस्टमाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, बोलो और क्या, 2 पार्टीज, 3 पार्टीज, एंड देन रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस, फिर इसके बाद नो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड मार्जिन इज रिक्वायर्ड, लिक्विड एंड लिक्विड, इज दैट क्लियर। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं,
मार्जिन के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। जब हम मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्यूचर के बारे में? सिर्फ दोस्तों फ्यूचर के ही बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? टाइप्स ऑफ मार्जिन। फ्यूचर्स के केस में हमें आखिर किस किस तरह की मार्जिन पे करनी पड़ती है? सबसे पहली तरह की मार्जिन कहलाती है इनिशियल मार्जिन। सबसे पहली तरह की मार्जिन कैसी कहलाती है? इनिशियल मार्जिन। यानी आपको क्या नाम से ही कुछ समझ रहा है क्या? इनिशियल मार्जिन दोस्तों आपको कभी पे करनी पड़ेगी तब जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, राइट? जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो आपको ये मार्जिन पे करनी पड़ेगी। ये मार्जिन पे किए बगैर कॉन्ट्रैक्ट में ही आप एंटर नहीं कर सकते, राइट? यानी पहले ये मार्जिन रखो तब जाकर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को मिलेगा, राइट? सो मार्जिन विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इनिशियल मार्जिन, राइट? लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर इनिशियल मार्जिन के आगे is required to be deposited is required to be deposited is required to be deposited at the time of initiation of is required to be deposited at the time of is required to be deposited at the time of initiation of the contract। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, is required to be deposited at the time of initiation of the contract। जब हम कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट कर रहे हैं ना तभी हमें ये मार्जिन डिपॉजिट करनी पड़ेगी, राइट? ये मार्जिन आखिर कितनी होगी ये कौन डिसाइड करता है? आप और मैं या एक्सचेंज? एक्सचेंज दोस्तों। वहां पर सारी चलती किसकी है? एक्सचेंज की चलती कि कितना मार्जिन पे करना है। ये कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंज डिसाइड करता है, राइट? है ना? सो इज डिसाइडेड बाय दी, आप लिख लीजिए इज डिसाइडेड बाय दी एक्सचेंज। ये एक्सचेंज डिसाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज हुआ, कमोडिटीज एक्सचेंज हुआ। अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन डिसाइड करेगा? स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमोडिटीज यानी कि गोल्ड सिल्वर, तो वो कौन डिसाइड करेगा? कमोडिटीज एक्सचेंज डिसाइड करेंगे, है ना? आपको पता होगा कमोडिटीज एक्सचेंज अलग होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज अलग होते हैं, राइट? ओके, इज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज, राइट? एक बात बताओ, ये कौन पे करता होगा? जो खरीदने वाला है एसेट वो, या जो बेचने वाला है वो, या दोनों? दोनों, क्योंकि नुकसान किसी को भी हो सकता है। जिसको नुकसान होने की संभावना है ना उससे मार्जिन लेना पड़ता है, और दोनों को ही नुकसान हो सकता है, इसलिए दोनों से ही लिया जाता है, राइट? ओके, लेट अस से हम यहां पर एक एग्जांपल भी लेकर चलते। लेट अस से हमने $1 इज इक्वल टू ₹70। लेट अस से हमने $1 इज इक्वल टू ₹70 में कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट? आप वापस से क्या बन जाइए? डॉलर के बायर। आपको डॉलर की जरूरत है और मैं क्या बन गया? डॉलर का सेलर, राइट? ओके, लेट अस से इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू 10%। आप पूरा पूरा लिखें। इनिशियल मार्जिन दोस्तों कितना है? 10%। इनिशियल मार्जिन कितना है? लेट अस से कितना है? 10% है, राइट? तो इस केस में क्या होगा? यू आर दी बायर। आप कौन है दोस्तों? बायर। और मैं कौन हूं? सेलर, राइट? ओके, मार्जिन कौन? आप भी पे करेंगे और मैं भी पे करूंगा, राइट? ओके, लेट अस से कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की साइज है, लेट अस से कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की साइज है वो कितना है? $30,000। तो दोस्तों 10% यानी कितना होता है? 70 रुपए का 10% निकालोगे, $1 का 10% निकालोगे? 70 रुपए का। हम दोस्तों भारत में जी रहे हैं, हमें कितने रुपए मार्जिन पे करना पड़ेगा? $7 हर एक डॉलर के लिए मार्जिन पे करना पड़ेगा, और $7 हर एक डॉलर के लिए पे करना पड़ेगा। नहीं, $30,000 के लिए कितना? 2,10,000 रुपए, राइट? ये 2,10,000 रुपए बायर भी डिपॉजिट करेंगे और सेलर भी डिपॉजिट करेंगे। दोनों पार्टी 2,10,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे, राइट? इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट। इज दैट क्लियर? ये होती है इनिशियल मार्जिन, राइट? ओके,
अब पता है आपको एक ही चिंता सता रही थी कि सर वो एक्सचेंज को कभी नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लो सर अगर 10% ही मार्जिन, तो अभी $1 चल रहा है 70, यानी कब तक कवर है, जब तक 63 ना हो जाए या फिर 77 ना हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए या 63 से कम हो जाए तो फिर तो एक्सचेंज को नुकसान होने लगेगा। बोलो ना। एक्सचेंज पता है क्या करता है, अपने आप को बहुत सेफ करके चलता है, राइट। एक्सचेंज अपने आप को बहुत ही सेफ करके चलता है। एक्सचेंज एक और तरह की मार्जिन आपसे लेता जाता है, मार्क टू मार्केट मार्जिन, जैसे हम प्यार से पता है क्या कहते हैं, एमटीएम, मार्क टू मार्केट मार्जिन, मार्क टू मार्केट, मार्क टू मार्केट, एमटीएम, मार्क टू मार्केट मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर करीब आप 2 से 3 लाइन की जगह छोड़ना, क्योंकि फिर क्या होता मार्क टू मार्केट मार्जिन वो मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा, बाद में नोट करेंगे ना मार्क टू मार्केट मार्जिन। ऊपर वाले ही एग्जाम्पल में, ऊपर वाले एग्जाम्पल में लेट से ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये आपने किया लेट से 1 अप्रैल 2016 को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट। और लेट से 2 अप्रैल 2016 को, 2 अप्रैल 2016 को अगर डॉलर का रेट बदल जाता है, डॉलर का रेट हो जाता है $1 इज इक्वल टू ₹71, $1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ₹71 हो जाता है। दोस्तों कौन फायदे, बायर फायदे में है या सेलर फायदे में? बायर फायदे में। बायर ने तो क्या कहा था कि मैं $1 कितने में खरीद लूंगा, 70 रुपए कर खरीद लूंगा, और आज देखो $1 कितने का होगा, 71, मुझे तो फिर भी 70 में खरीदने को मिलेगा, यानी मेरा कितने रुपए का फायदा, ₹1 का फायदा। सेलर को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है ना, 70 में बेचनी पड़ रही वो चीज जो वो काश कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो कितने में बिक जाती, 71 में, 71 में बिक जाती। बोलो यस। आपको पता है ना, अगर एक्सचेंज कुछ भी नहीं करे तो कल को 71 में बिकम 72, 72 में बिकम 75, 75 में बिकम 80, और एक्सचेंज को नुकसान होने लगेगा, क्योंकि एक्सचेंज ने तो सिर्फ कितना मार्जिन लिया था इनिशियली, 6%, है ना। एक्सचेंज पता है क्या करता है, ये मार्जिन लेने के बाद बोलता है इस मार्जिन को तो रखो साइड में, से पीछे कर लेता है वो मार्जिन, ये मार्जिन अब भूल जाओ। अब रेट कितना हो गया, 71, आपने बात कितने में करी थी, 70 में, कितना रेट हो गया, 71। ₹1 का नुकसान किसको हो रहा है, वो सामने आ जाओ, ये सेलर सामने आए, ₹1 का नुकसान मुझे हो रहा है। ₹1 का नुकसान मल्टीप्लाई बाय कितने, 30,000, यानी ₹30,000 का नुकसान है। हर $1 पर 30 रुपए, हर $1 पर ₹1 का नुकसान, तो $30,000 पर ₹30 का नुकसान। मैं जो सीना तान कर आगे आया था कि मुझे नुकसान हो रहा है, बोला ₹30,000 निकाल। मैंने कहा क्यों, किस बात के 30,000, ये आपको नुकसान हुआ 30,000? तो मैंने कहा हाँ है ना आपके पास 2,10,000। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये 2,10,000 तो बस ₹30,000 अभी निकालो। तो ये ₹30,000 पता है क्या है, एक्सचेंज इज मार्किंग योर कॉन्ट्रैक्ट टू दी मार्केट रेट्स, जो मार्केट रेट है उस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट मार्क हो जाएगा, यानी अगर आपका ₹1 का नुकसान हो रहा है तो आपसे हाथों हाथ ले लिया जाएगा। यानी पता है क्या होगा, मुझे ये ₹30,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ये ₹30,000 मुझे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, यानी मेरे पास से ₹30,000 जाएंगे, आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो। और आपको ये एक्सचेंज नहीं रखता ₹30,000, ये पता है किसको पास ऑन कर देता है, आपको पास ऑन कर देता है, ये रखो 30,000, जाओ ऐश करो, ये आपका फायदा है, ₹30,000 का हाथों हाथ फायदा आपको मिल जाता है। यानी डेली के लॉसेस और डेली के गेन का एडजस्टमेंट मार्जिन कौन सा होता है, मार्क टू मार्केट मार्जिन होता है। ₹30,000 मुझसे छीन ले गए और किसको दे दिए गए, आपको दे दिए गए। अब आप एक बात बताइए मुझे, एक बात बताना मुझे, अब आपको $70 में खरीदने को मिलेगा मुझसे या 71 में खरीदने को मिलेगा, 71 में। पर ₹1 क्या आप पर आ रहा है क्या, नहीं, वो ₹1 मैं आपको पहले दे चुका हूं, तो जब आप मुझे 71 वो आप मुझे मेरा ही ₹1 वापस देंगे, और आपकी तो जो बात हुई थी ना ₹70 में, उसी उतने ही आपको लग भी रहे हैं, राइट। तो जो डेली का लॉस होता है वो मुझसे छीन लिया जाता है और किसे दे दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है। ये मैं फिर से समझा दूं एक बार, है ना, ओके चलो। आपका और मेरा वादा कितने में हो गया था, 70 में, बढ़िया हो गया। अपन ने मार्जिन कितना पे करा वहां पर, 10%, यानी ₹7-7 की दोनों के रिस्क कवर है ना, ओके।
अपन आए बाहर, एक्सचेंज से बाहर निकल कर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, अपन ने कहा बढ़िया हो गया यार, 7-7 रुपए तो सेफ है। तभी आप में से किसी ने कहा 7 रुपए से ज्यादा लॉस हो गया तो एक समझदार व्यक्ति है और उसने बोला भाई ऐसा होगा ही नहीं। हमने कहा क्यों भाई? उसने कहा एक काम करना, कल सुबह जब भी उठोगे आपको पता चल जाएगा कि $1 = 70 होगा ना, आपके पास एक फोन कॉल आएगा। हमने कहा किसका? एक्सचेंज की तरफ से आपको एक फोन कॉल आएगा कि $1 हैज बिकम इक्वल टू कितना? 71। यानी किसका 1 रुपए का नुकसान हो रहा है? इनका। और आपने $30,000 की बात करी थी, $1 की बात करते रुपए का नुकसान, $30,000 की बात कितने रुपए का नुकसान? 30,000। तो मैंने कहा हाँ ना, मेरे रखे हुए 2,10,000। उन्होंने कहा नहीं, ये तो 2,10,000 दोनों से लेता है एक्सचेंज और ऐसे पीछे कर लेता है, और बोलता है कि अब जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पर लाकर जमा करो। 30,000 रुपए का फोन कॉल आएगा, वो आपको ले जाकर किसको देना पड़ेगा? एक्सचेंज को देना पड़ेगा। ये 30,000 रुपए जब आप ले जाकर एक्सचेंज को दोगे, जब आप 30,000 रुपए ले जाकर दोगे एक्सचेंज को, तो एक्सचेंज अपने पास नहीं रखेगा, उस बंदे को दे देगा 30,000। बोलो ओके। ऐसे केस में आपको कितने रुपए गिनने को मिल गए? 30,000 रुपए गिनने को मिल गए। अब अगर आप 70 ही पे करोगे तो आपको 69 में ही पड़ा। एक मिनट ना, अब आप 70 के दाम से ही डॉलर खरीदोगे तो आपको 30,000 रुपए में 1 रुपया तो पहले ही मिल गया। अब अगर आप 70 पे करोगे तो 1 रुपया आपको मिल चुका है, 70 पे करोगे तो आपको 69 में पड़ा। कहां पड़ा? 70 में। तो आप पता है क्या होगा, जैसे ही वो मार्जिन का सेटलमेंट हो जाएगा ना, आप बोलेंगे भाई ये रहा रेट, इस पर होगा आप दोनों के बीच में सेटलमेंट। अगर हुआ तो कितने में होगा? 71। यानी आप कितने पे कर देना? 71। और 71 की बात 70 की हुई थी। हाँ तो भाई 1 रुपया आपको दिया था ना, वो 1 रुपया ही तो जा रहा है वापस। आपको अल्टीमेटली कितने में पड़ रहा है? 70। मेरे एंगल से सोचो यार, मैं आपको कितना रुपए दे चुका हूँ? 1 रुपया दे चुका हूँ। अब आप मुझे सिर्फ 70 देंगे, जिसमें 1 रुपया मैं दे चुका हूँ, तो मुझे तो 69 ही मिलेंगे। वादा तो 70 का था, आप मुझे कितने देंगे? 71। उसमें से 1 रुपया तो वही है जो मैंने आपको दिया। तो अल्टीमेटली बिकेगी चीज 70 में। आपको भी कितने लगेंगे? 70 ही लगेंगे। नेक्स्ट डेट 3 अप्रैल। लेट अस से 3 अप्रैल 2016 के दिन $1 इज इक्वल टू हो जाता है 75। कितना हो जाता है? $1 इज इक्वल टू 75। यानी दोस्तों किसका नुकसान हुआ? बायर का या सेलर का? सेलर का। अब आप कितने रुपए और सेलर से वसूलेंगे? 5 रुपए या 4 रुपए? 4 रुपए, क्योंकि 1 रुपए का नुकसान बेचारा दे चुका है ना। अब आप उसको फिर से फोन करेंगे और बोलेंगे 4 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने? 30,000। 1,20,000 रुपए लेकर फटाफट एक्सचेंज पहुंचो। ये 1,20,000 रुपए मैं लेकर आया, ये 1,20,000 रुपए मैंने आपको दिए, मतलब मैंने एक्सचेंज को दिए 1,20,000 रुपए। मेरी पॉकेट से 1,20,000 रुपए क्या हो गया? आउटफ्लो। और ये 1,20,000 हाथों हाथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। यानी आप इस पैसे को निकाल कर यूज कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। आपके पास 1,20,000 रुपए आ गए। बोलो ओके। यानी कुल आपके पास कितने आ गए? 30,000 भी आ गए और 1,20,000 भी आ गए। कितने? 1.5 लाख रुपए आ गए। 30,000 डॉलर से डिवाइड करें तो 5 रुपए का फायदा आपको मिल गया। बोलो ओके। अब जब आखिरी दिन आएगा, मान लो यही आखिरी दिन है, तो आपको 75 देने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए। 75। जब हम 75 देंगे तो आप ये बोलेंगे नहीं नहीं महंगा पड़ रहा है डॉलर, ये 5 तो वही जो आपके पास आए हैं। 5 तो वही है जो आपके पास आए हैं, यानी आपको तो वही जो वादा किया था ना 70 में चाहिए डॉलर, 70 में ही मिल रहा है। मुझे भी वही, जब मुझे 75 मिलेंगे तो मुझे 75 नहीं मिल रहे, इसमें से 5 तो जो मैंने दिए वही वापस मिल रहे हैं। मुझे तो नेट कितने ही मिल रहे हैं? 70 मिल रहे हैं, मेरी चीज बेचकर, एसेट बेचकर, डॉलर बेचकर। तो सर जब हो ही 70 में रहे, ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आज 75 है, कल 80 भी होगा। बोलो क्या वो बंदा सेटल करने आएगा तब? नहीं। तो हम उसको पकड़ लेते बंदे को, भाई तुझे नुकसान हुआ, आज रखना पड़ेगा नुकसान, आज के आज जमा करवाओ नुकसान। क्योंकि एक दिन में नुकसान कम होता है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम नुकसान ज्यादा हो सकता है। 7 रुपए से ज्यादा नुकसान हो सकता है। मान लो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो 3 महीने में 7 रुपए का नुकसान हो सकता है, हाँ, लेकिन एक दिन में 7 रुपए का नुकसान नहीं होता। बताओ ना कभी ऐसा कोई सा दिन हो इतिहास में अपने भारत के कि 7 रुपए से अचानक से एक्सचेंज रेट मूव हो गई हो। $1 इज इक्वल टू 67 से 10-20 पैसे तो रोज ऊपर नीचे जाता है ना। बोलो 7 रुपए से अचानक से चेंज वाला कोई सा दिन आया है क्या? नहीं ना, राइट। तो इसलिए एक्सचेंज क्या करता है, भाई आज जो थोड़ा सा नुकसान हो ना वो आप दे दो, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 7 रुपए का नुकसान हो सकता है, तो हम इतने रिस्क नहीं लेते। आपका आज का नुकसान आज दे दो, आज का नुकसान आज दे दो, राइट। तो ऐसे करने से उनके पास सफिशिएंट मार्जिन हर वक्त अवेलेबल रहता है कि किसी एक दिन में 7 रुपए का भी मूवमेंट आ गया तो उनके पास पैसा रखा हुआ है, राइट। तो
का लॉस आपसे लेते चले जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो डेली के लॉसेस का लेन देन करना ऐसा कौन करवाता है? मार्क टू मार्केट मार्जिन करवाता है। यहाँ पर दोस्तों 3 लाइन की जगह थोड़ी थी, वो मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, आप नोट करेंगे। डेली लॉसेस एंड गेन्स, डेली लॉसेस एंड गेन्स are settled under MTM. Daily losses and gains are settled under MTM. मार्क टू मार्केट मार्जिन में दोस्तों क्या होता है? डेली के लॉसेस और गेन्स का सेटलमेंट होता है। क्लियर? ओके। ये जो मैंने समझा है इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह गया होगा, बोलो क्या कंफ्यूजन है? हाँ बोल दो। हाँ वेरी गुड। इसमें तो डबल डबल लॉस हो जाएगा। जैसे हाँ 2,10,000 तो पहले से ही ले लिया और बाकी पैसे भी ले रहे हैं दोस्तों। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होगा, ये 2,10,000 एक्सचेंज खुद रखेगा या ये आपको वापस लौटा देगा? ये आपको लौटा देगा। ये आपकी सुरक्षा निधि के आप भाग कर नहीं जाएंगे, ये आपसे डिपॉजिट लिया गया है। जिस दिन आप शराफत से पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर देंगे उस दिन ये 2,10,000 आपको वापस मिल जाएंगे। यानी आप इस 2,10,000 को तो देखें ही ना, यहाँ वर्ड ही क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिट। ये 2,10,000 तो आपने जमा करे, अगर आपने शराफत से सारे ट्रांजैक्शन करे तो आपको 2,10,000 आपके लौट आ जाएंगे। यानी 2,10,000 का तो आउटफ्लो भी होगा और इनफ्लो भी होगा, इसको तो भूल जाओ। बस आपकी पॉकेट से कितने गए हैं? 1,50,000 रुपए ने 5 रुपए गए और लौट कर कितने आ गए? 75 रुपए। तो अल्टीमेटली आपको कितने ही मिले? 70 मिले। लेकिन डेली का लॉस का सेटलमेंट करने से आप एक्सचेंज की पकड़ में अब आप भाग कर नहीं जा सकते। एक डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा, सर एक्सचेंज का अगर फोन है मेरे पास, सर ऐसे क्या रोज रोज फोन आता होगा क्या? बोलो। अच्छा ऐसे बॉम्बे से फोन आता होगा, हम एनएससी के अधिकारी बोल रहे हैं आपका इतना रुपए ड्यू नहीं कर रहा। नहीं दोस्त, ये कौन? आपका ब्रोकर आपको फोन करता है कि भाई साहब आपने मेरे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, एक्सचेंज आपके पास नहीं आएगा। एक्सचेंज किसके पास आएगा? मेरे पास। और आप मुझे मार्जिन मनी डिपॉजिट करें, ये मैं किधर तक पहुंचा दूंगा? एक्सचेंज तक पहुंचा दूंगा। राइट? तो आपके पास फोन किसका आता है? ब्रोकर का फोन आता है। सर ऐसे क्या रोज रोज फोन आएगा? मान लो मुझे आज 100 रुपए का नुकसान हुआ, 100 रुपए के लिए फोन आएगा क्या? बोलो यस। रोज फोन आएगा आपके पास, रोज फोन आएगा कि इतना आपके पास डिपॉजिट है, या तो आपको मैसेज अलर्ट्स आएंगे, आपको ईमेल आएगा, ऐसा रोज होगा। ऐसा रोज ना होवे उसके लिए पता है लोग क्या करते हैं? थोड़ा पैसा सेफ्टी के तौर पर ज्यादा ही जमा करते हैं। यानी अगर मुझे पता है यार 2,10,000 का इनिशियल मार्जिन लग रहा है ना, मैं वहां पे 4 लाख रुपए जाकर जमा कर दूं। कितने? 4 लाख। 2,10,000 तो इनिशियल मार्जिन के नाम से कट जाएगा। 1,90,000 रुपए मेरा बैलेंस पड़ा रहेगा किसके पास? ब्रोकर के पास। छोटा मोटा मार्जिन कॉल होता है वो उसी से ही निकाल लेगा, और फायदा होता तो उसी में जमा भी कर देगा। उधर से ही पैसा निकाल लेगा, उधर ही जमा करेगा, यानी वो मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो 1,90,000 रुपए साफ हो गए, फिर मेरे पास मैसेज अलर्ट, फोन कॉल आना, ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगे। राइट? सर मान लो कि फोन आया और मैंने पे ही नहीं करा, ऐसा नहीं आ रहा आपके मन में डाउट? सर मान लो कि 1,20,000 को कॉल आया और मैंने बोला नहीं अभी तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं आपको 7 दिन बाद दे पाऊंगा, ऐसा बोलो ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका मार्जिन कॉल ड्यू है ना, यू हैव टू पे। और रिक्वायरमेंट ये रहती है कि जिस दिन मार्जिन कॉल है सेम डेट पर आपको पे करना पड़ता है। शाम तक आपको उनको चेक देना ही पड़ता है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना ही पड़ता है। सर अगर नहीं करे ट्रांसफर तो कोई बात नहीं, एक्सचेंज क्या करेगा? यूनिलैटरली खुद की मर्जी से क्या करेगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ कर देगा। और ये 1,20,000 का फायदा वो किसमें से का नुकसान वो किसमें से निकाल लेगा? 2,10,000 में से 1,20,000 का नुकसान निकाल लेगा, 90,000 रुपए आपको रिफंड कर देगा और आपको बोलेगा टाटा बाय बाय, हो गया। 2,10,000 में से 1,20,000 जो आप नहीं पे कर रहे थे वो हमने निकाल लिया और आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। बस आपका वो कॉन्ट्रैक्ट खुद से स्क्वायर ऑफ कर देगा, कैंसिल कर देगा, अगर आप पैसा जमा नहीं करोगे तो। इज दैट क्लियर? और क्या डाउट आ रहे मन में? बोले यार और क्या डाउट आ रहे? डाउट तो आ रहे होंगे। ओके चलिए, अभी दो और मार्जिन बड़ी, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद तीसरे तरह का मार्जिन होता है दोस्तों मेंटेनेंस मार्जिन। तीसरे तरह का मार्जिन क्या होता है? तीसरे तरह का मार्जिन क्या होता है दोस्तों? बोलो। तीसरे तरह का मार्जिन क्या होता है? मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन देखना, मेंटेनेंस मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या है?
मेंटेनेंस मार्जिन का दोस्तों कॉन्सेप्ट है हमारी इनिशियल कितनी बन रही थी, 2,10,000। अगर मैंने सिर्फ 2,10,000 रुपए जमा करे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, इनिशिएट तो हो जाएगा, बोलो। अगर इस 2,10,000 में 100 रुपए का भी नुकसान होता है ना, तो मुझे मेरे ब्रोकर के पास से फोन आएगा, भाई साहब कि आपका 100 रुपए देने निकल रहे हैं, वो 100 रुपए आप जमा करो। और अगर मैंने 100 रुपए में से 1 रुपया भी जमा नहीं करा ना, तो फिर एक्सचेंज के पास अधिकार होता है कि वो कैंसिल कर दें। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्योंकि आपके ब्रोकर के साथ रिलेशन बन जाते हैं, तो ब्रोकर आपको 3-4 दिन की और मोहलत, ब्रोकर अपनी तरफ से, रिस्क किसकी रहती, ब्रोकर के, लेकिन वो अपनी तरफ से मोहलत दे देता है कि ठीक है 1-2 दिन में जमा कर देना, पर वो उस समय के लिए आपसे इंटरेस्ट जरूर लेता है, क्योंकि उसको तो एक्सचेंज को हाथ तो हाथ सेम डे पर डिपॉजिट करना पड़ता है, राइट। अगर आपको 100 रुपए का भी नुकसान हुआ ना, तो आपको तो पे करना ही पड़ेगा, राइट। एक्सचेंज ने कहा कहां रोज इधर इसका 1 रुपए का भी नुकसान होगा तो इससे लेना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, और ऐसे क्या एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या दिन भर में? ऐसे ना जाने कितने शेयर्स लिस्टेड हैं और उस पर ना जाने कितने सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसका क्या हम डेली प्लस माइनस करके परेशान हो जाएंगे? इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला, उन्होंने बोला ये 1,00,000 रुपए, भाई साहब आपका कितना हमारे पास रखा हुआ है? 2,10,000 हमारे पास रखा हुआ है। 2,10,000 रुपए में अगर 101 रुपए का नुकसान हो जाए, कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा ना? 100 रुपए का ही तो नुकसान हुआ है ना यार। 1,000 का भी नुकसान हुआ है, कोई कहीं आप जा रहे हो क्या? कहीं नहीं जा रहे। इनफैक्ट 20-25 हजार का भी नुकसान हो जाए तो वी हैव गॉट सफिशिएंट मार्जिन। 2,10,000 ने 7 रुपए करेंसी के रेट में 7 रुपए एक बहुत बड़ी बात होती है। 7 रुपए का तो मूवमेंट ही नहीं आता, एक साल में भी 7 रुपए का मूवमेंट आना बहुत मुश्किल होता है। उनका कहना है कि अगर ये 2,10,000 से 2,05,000 हुआ, 2 लाख हुआ, 1,90,000 हुआ, 1,75,000 हुआ, 1,50,000 हुआ, 1,25 हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको फोन कॉल भी नहीं करेंगे, हम आपको परेशान भी नहीं करेंगे। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम एक सर्टेन लेवल डिसाइड कर लेते हैं, एंड दिस लेवल इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस लेवल। इसे क्या कहते हैं? मेंटेनेंस लेवल। अगर 1,00,000 रुपए तक भी रखा हुआ है ना, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 1 भी रुपया नीचे आ गया, मान लो ये हो गया 99,999 रुपए, बस फिर हम आपको फोन कॉल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये 1,00,000 तक आए, तब तक आपको फोन कॉल आएगा क्या? आपको मार्जिन मनी पे करना पड़ेगा? नहीं। लेट अस से ये हो गया 95,000, आपका बैलेंस वहां पर लॉसेस घट घट कर आप पे तो कर ही नहीं रहे थे लॉसेस, तो आपके इनिशियल मार्जिन में से डिडक्ट होंगे लॉसेस, लॉसेस डिडक्ट होकर आपका बैलेंस आ गया 95,000। अब आपको मार्जिन कॉल आएगा क्योंकि आप अपने मेंटेनेंस लेवल से नीचे आ गए, राइट। 95,000 पर अगर आप आ गए तो फिर आपको मार्जिन कॉल आएगा। मान लो आप यहां पर 95,000 पर आ गए तो फिर आपको मार्जिन कॉल आएगा। समझना पता है मैं आपसे क्या चाह रहा हूं? कितने रुपए का मार्जिन कॉल आएगा? 5,000 या पूरे 2,10 तक का? 2,10 तक का, राइट। अगर आपने इस लेवल को तोड़ दिया ना, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक काम करो 5,000 रुपए पे कर लो और आगे बढ़ा लो वापस, नहीं। अगर आप इस लेवल के नीचे पहुंच जाते हो तो फिर आपको रीफिल सीधा कहां तक का करना पड़ता है पता है? इनिशियल मार्जिन तक का आपको रीपेमेंट करना पड़ता है, यानी अभी तक के फिर सारे लॉसेस आपको पे करने पड़ेंगे। इतने रुपए का मार्जिन कॉल आता है। यानी कितने रुपए होते हैं दोस्तों, आप इसे क्वांटिफाई करेंगे कितने रुपए होते हैं? हाँ जी बोल नहीं रहे आप? 1,15,000, 1,15,000 रुपए का मार्जिन कॉल आपको आएगा, और ये 1,15,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। ऐसे करके रिफिल हो जाएगा अपना अकाउंट कहां तक? 2,10,000 तक। बस फिर आप इसमें से लॉसेस मीट करते जाओ, वापस से मीट करते जाओ, और जैसे ही वापस से 1,00,000 का लेवल तोड़ा, आपको इसे कहां तक? इनिशियल लेवल तक लेकर जाना पड़ता है। अरे ये बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में पानी की टंकी दोस्तों अपन ने ऊपर तक भर दी, फिर अपन ने नीचे 1 गिलास पानी निकाला, क्या अपन जाकर मोटर का बटन दबा देते चलो रिफिल कर दे? नहीं, एक सर्टेन लेवल तक आने दो, आने दो, आने दो। हाँ, एक लेवल से जैसे ही आप नीचे, उसके बाद क्या बटन दबाकर सिर्फ यहीं तक या पूरा ऊपर तक? फिर पूरा ऊपर तक, राइट। तो बिल्कुल ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा 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 नीचे आया, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन एक सर्टेन लेवल से नीचे आ गया तो फिर यू हैव टू रिफिल अप टू दी टॉप लेवल, राइट। आपको उधर तक जाना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ये होता है दोस्तों मेंटेनेंस मार्जिन। कोई स्टॉक एक्सचेंज मार्क टू मार्केट मार्जिन लगाता होगा,
और कोई स्टॉक एक्सचेंज मेंटेनेंस मार्जिन लगाता होगा, या दोनों एक साथ लग सकते हैं? दोनों एक साथ लग सकते हैं, या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि अगर आप मार्क टू मार्केट उस गरीब से ले रहे हो, जैसे उसका लॉस हो रहा है वैसे आप उससे ले रहे हो, तो आपका तो कभी मेंटेनेंस लेवल टच होने का सवाल ही नहीं उठता। और यहाँ अगर आप डेली के लॉसेस नहीं ले रहे हो, तो फिर आप नीचे 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 आने दो उसका बैलेंस, राइट? यानी या तो एमटीएम लगता है या फिर मेंटेनेंस, दोनों एक साथ किसी भी एक्सचेंज पर नहीं लगते। आप मुझे बता पाएंगे कि नॉर्मली वर्ल्ड में स्टॉक एक्सचेंजेस क्या फॉलो करते हैं, एमटीएम या फिर मेंटेनेंस? मेंटेनेंस की बजाय एमटीएम फॉलो करते हैं। इज दैट क्लियर? मेंटेनेंस फॉलो नहीं होता। एमटीएम ज्यादा अच्छा है, इसलिए क्योंकि इसमें तो एक्सचेंज और ज्यादा सेफ है। उसमें तो फिर भी एक्सचेंज को रिस्क है कि कभी धीरे 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 करके नीचे आए 1,05,000 तक है और एकदम से 1,20,000 का नुकसान हो गया, तो गया एक्सचेंज। तो इसलिए एक्सचेंज तो क्या बोलता है, टू बी ऑन सेफ साइड, हमें तो डेली का लॉस चाहिए। आप मेंटेनेंस क्यों बोला, क्योंकि इसमें हेडेक कम है और एमटीएम में आपको हेडेक ज्यादा लग रही है। दोस्तों सॉफ्टवेयर का जमाना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सारे सेटलमेंट करता है, सारा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर से होता है, सारे ईमेल ट्रिगर्ड सॉफ्टवेयर से होते हैं, मैसेज सब सॉफ्टवेयर से जाते हैं, सबके लिए सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, डेली का सेटलमेंट सब किससे होता है, सॉफ्टवेयर में। उसमें ऑटोमेटिक प्रोसेसेस रहती है, रोबोट प्रोसेसेस रहती है, बस वो रोबोट का बटन आपने दबाया, रोबोट वन स्टार्ट्स और उसके अंदर जो जो सारा कोड लिखा हुआ है सब दनादन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। दैट क्लियर? तो एमटीएम ही फॉलो होता है, मेंटेनेंस का कल्चर हो गया पुराना। बस ये आखिरी और समझ लो, अब समझ ही लो ना यार, या तो पहले ही बोल देते, बस मेंटेनेंस शुरू करो उससे के पहले ही बोल देते आप। क्या है चौथे तरह का मार्जिन? क्या है? एडिशनल मार्जिन। जब स्टॉक मार्केट पर काली घटा छाती है, ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट अचानक से क्रैश हो सकता है। क्रैश हो सकता है का मतलब है अचानक से 5-7-8% नीचे आ सकता है, शेयर अचानक से 10-15% नीचे जा सकते हैं, यानी लोगों को अचानक से एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक्सचेंज पता है क्या करता है, टू बी ऑन सेफ साइड, इन एडिशन टू इनिशियल मार्जिन, वो एडिशनल मार्जिन और मंगवा लेता है। यानी एक्सचेंज बोलता है अब ये हो सकता है, क्योंकि टाइम्स अभी नॉर्मल नहीं है, अभी एबनॉर्मल वॉलेटाइल समय आने वाला है, जिसमें स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर या फिर तेजी से नीचे जा सकता है। तेजी से ऊपर भी जाएगा तो एक पार्टी को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा, और तेजी से नीचे भी आएगा तो एक को नुकसान होगा दूसरे को फायदा होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनिशियल मार्जिन छोटा पड़ जाए, इनसफिशियंट हो जाए। तो इन एडिशन टू इनिशियल मार्जिन स्टॉक मार्केट आपसे क्या भी मंगवाता है, एडिशनल मार्जिन मंगवाता है। यानी जब स्टॉक एक्सचेंज को ऐसे लगता है कि हाई वोलेटाइल टाइम इज अहेड, आगे जाकर बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है स्टॉक मार्केट, तो वो क्या करता है, एडिशनल मार्जिन और मंगवा लेता है। यानी वो बोलता है 10% आपने दिया, नो प्रॉब्लम, 5% और निकालो, 5% हमें और मार्जिन चाहिए। आप ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे सर ये मैं नहीं पे करूं तो क्या? स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा और जो भी अभी तक का लॉस गेन है वो सेटल करके आपको दे देगा कि आप नहीं पे कर रहे हो मार्जिन, हम सेटल कर देते हैं, राइट? तो व्हेन हाई वॉलेटिलिटी इज प्रेडिक्टेड, देन स्टॉक एक्सचेंज कॉल्स फॉर द एडिशनल मार्जिन। क्या मुझे ऐसे एक दो इंसिडेंट्स बता सकते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज को लगता होगा नहीं यार हाई वॉलेटिलिटी आ सकती है? चुनाव के नतीजे, अरे यार बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, देश में सरकार जो बनेगी वो बहुमत से बनेगी या वो जुगाड़ से बनेगी, और इसमें शेयर मार्केट अचानक से 1,000 1,500 पॉइंट ऊपर और नीचे जाता है, जिसमें एक को तो तेजी से फायदा और दूसरे को तेजी से नुकसान हो सकता है। और ऐसे समय में हो सकता है कि आपसे मंगवाया हुआ इनिशियल मार्जिन भी छोटा पड़ जाए। तो ऐसे समय में एक्सचेंज क्या करता है, उससे पहले ही क्या बोलता है, एडिशनल मार्जिन आप हमें देंगे, राइट? लिखेंगे दोस्तों इसके बारे में। एक्सचेंज प्रेडिक्ट्स when exchange predicts high volatility ahead, when exchange predicts high volatility ahead, then it calls for then it calls for then it calls for additional margin, say at the rate of 5%. Then it calls for additional margin say at the rate of 5%, and and it is in addition to the and
it is in addition to the initial margin, and it is in addition to the initial margin, and it is in addition to the initial margin. और ये इनिशियल मार्जिन के अलावा होता है। क्या है, क्लियर है सबको? बोलो। डेरिवेटिव कोई आपसे पूछेगा नीचे उतरने के बाद आप बता पाओगे? आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट कुड बी शेयर्स, गोल्ड, करेंसी। फॉरवर्ड के बारे में आप दो शब्द बोल पाओगे, इज अ कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट, राइट? फ्यूचर्स के बारे में बोल पाओगे आप? ऑप्शंस के बारे में कुछ बोल पाओगे या कि मुझे अधिकार रहता है पर उसके लिए मुझे प्रीमियम देनी पड़ती? क्या फॉरवर्ड फ्यूचर की कुछ डिफरेंसेस बता पाओगे क्या? बोलो। हम मार्जिन के बारे में कुछ बोल पाओगे? बोलो। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल।